CH1 मम्मा। मम्मा प्लीज़ हेल्प। रात के 1 बज रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी। इतनी तेज़ कि ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी, उसके साथ बिजली भी कड़क उठी। हॉस्पिटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ किसी का भी बिना सेफ्टी के जाना मना था। ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर पर कुछ हो, क्योंकि वहाँ जगह जगह पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। तभी लिफ्ट खुली और कुछ लोग अंदर आए। वो 4 लोग थे, उन सब ने एंटीवायरस मेडिकल सूट पहना हुआ था। किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो चारों एटीट्यूड से चलते हुए एक वार्ड के सामने रुक जाते हैं। उन चारों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने कांच से अंदर का नज़ारा देखा। एक ने कहा, आह, इसे इस तरह देखकर कितना मजा आ रहा था। मैं कितनी खुश हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उसके बोलने के तरीके से और आवाज़ से ही लग रहा था कि ये लगभग 60 साल की औरत होगी। उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, सही कहा मॉम आपने, इस लड़की के कारण हमें कितना कुछ झेलना पड़ा। जब से इसने हमारी जिंदगी में कदम रखा था, तब से मुझे वह कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मारते हुए देखना चाहती हूँ। उस लड़की की आवाज़ में ही नफरत झलक रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होगी। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर तीसरा इंसान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए बोला, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सही नहीं है, और वैसे भी हमने जो चाल चली थी उसके कारण यह लड़की आज इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। यह कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक वायरस है जो इसकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका है कि अब यह कभी भी सही नहीं हो सकती। यह कुछ वक्त की मेहमान है और जो भी इसके करीब जाएगा वह भी इस बीमारी के चपेट में आकर मर जाएगा। बेचारी पिछले 1 महीने से यहीं पर है, इसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहकर वह हंसने लगता है। यह एक आदमी था। वो सब नफरत और अपनी आंखों में एक चमक लेकर कांच से अंदर की तरफ देख रहे थे। कहा, एक सिंगल बेड था। उस बेड के चारों तरफ एक वाइट कलर की प्लास्टिक की पॉलीथिन लगी हुई थी। वो बेड पूरी तरह उसे कवर था, लेकिन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरह सब कुछ देखा जा सकता था। बेड पर एक दुबली पतली सी लड़की लेटी हुई थी, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द भरे एक्सप्रेशन थे। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वह खुद में ही सिमटी हुई लेटी थी। उसकी उम्र लगभग 23 साल की थी। उसने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, उसकी आंखों के सामने 5 साल के लड़के का चेहरा आ गया, जो मुस्कुरा रहा था। उस लड़की ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। रूम के अंदर हल्का हल्का अंधेरा था और उसमें उस लड़की का चेहरा ज्यादा तो नहीं, पर जितना नजर आ रहा था उससे पता चल रहा है कि वह बहुत खूबसूरत है, पर कमजोरी के कारण वह पतली हो गई थी। उसने इस वक्त हॉस्पिटल का लोअर शर्ट पहना हुआ था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही थी, जैसे खुद को शांत कर रही हो। वह बेडशीट को कस के पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे 4 लोग नजर आए, क्योंकि आधा दरवाजा कांच का बना हुआ था। उस लड़की की आंखों में नफरत नजर आने लगी। वह और भी कसके अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी कमजोरी आवाज में बोली, तुम सब ने मेरे साथ जो किया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपना माना और तुम लोगों ने मेरे ही पीठ के पीछे छुरा घोंपा। आज मेरी यह हालात सिर्फ तुम्हारे कारण है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मैं मेरे बेटे से दूर हूँ। पता नहीं 1 महीने उसने जैसे गुजारे होंगे मेरे बिना। वो मेरे बिना पैनिक करने लगता है और उसे इस खराब मौसम से भी बहुत डर लगता है। उसके पास कौन होगा? गॉड प्लीज मेरे दिव्य को सेफ रखिएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आज तक लड़की ने कभी आंसू नहीं बहाया था। यह शायद पहली बार था जब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ झेला था। क्योंकि वायरस कोई काम बीमारी नहीं थी, खासकर जब उसका कोई इलाज ही न हो। बाहर खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे, तभी एक डॉक्टर वहां पर आ जाता है। उस डॉक्टर ने भी एंटीवायरस किट पहना हुआ था। उसे देखते ही वह औरत मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर आपको क्या लगता है यह कब तक मर जाएगी? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, मैडम आप जब कहे तब इसे मार दिया जाएगा। वैसे भी अब यह लड़की इस दुनिया के लिए बोझ है, पर इसके बेटे का क्या करना है? वह औरत डेविल स्माइल करते हुए कांच से अंदर मौजूद लड़की को देखकर हंसते हुए बोली, करना क्या है? फेंक दो इसके पास। डॉक्टर हैरानी से बोले, पर उससे भी? वो औरत उसे रोकते हुए अपनी कड़क आवाज में बोली, रुद्राणी कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती। अगर इसका बेटा जिंदा रहा तो क्या पता बड़ा होगा हमारे गले का फंदा बन जाए। इससे अच्छा इन दोनों को अभी ही मार दिया जाए। कहकर वह हंसने लगी। तभी बिजली कड़की, जिस कारण एक तेज लाइट रुद्राणी जी के चेहरे पर पड़ी, पर मास्क होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय उसके पर्सनैलिटी के। रुद्राणी जी अपने बगल में खड़ी लड़की को देखकर हंसते हुए बोली, रिया मैं तुम्हारी प्यारी बहन को इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, एक काम करो इसे इस जिंदगी से आज़ाद कर दो। यह बोलते वक्त वह जानबूझकर इमोशनल होने पर ड्रामा करने लगी और फिर जोर से हंसने लगी।
रिया अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ देखती है, जो कि वही लड़का था जो कुछ देर पहले उसे शांत कर रहा था। वह लड़का डेविल इस्तेमाल करते हुए चला गया। कुछ देर बाद वो एक वार्ड के अंदर से एक 6 साल के बच्चे को लेकर आया। उस बच्चे के एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, वो भी कमजोर लग रहा था और उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो बच्चा दिखने में बहुत क्यूट था, उसने भी अस्पताल की ड्रेस पहनी थी। उसकी काली गहरी आंखें डर से भरी थी। जितनी बार बिजली कड़कती है वह और भी ज्यादा डर जाता है। वह पहले होने लगा था, शायद ऐसे मौसम से उसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है। रुद्रानी ने वार्ड का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को उस लड़की के वार्ड के अंदर छोड़ दिया। वह लड़की यह सब देख बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस बच्चों ने डरते हुए जैसे ही बेड पर बैठी लड़की को देखा, वह रोते हुए बोला, मम्मा। उस बच्चे के हाव भाव से पता चल रहा था वह कितना ज्यादा डर रहा है और कितना ज्यादा दर्द में है। उसने सिर्फ हॉस्पिटल का लोवर और शर्ट पहना था। उसने कोई सेफ्टी एंटीवायरस किट नहीं पहना हुआ था। वह बच्चा आगे बढ़ते हुए फिर से चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा। वह लड़की और भी ज्यादा घबराकर बेड के कोने में खिसकते हुए बोली, नहीं दिव्य, मेरे पास बताओ दिव्य, मुझसे दूर रहो प्लीज बेबी। उस लड़की का दिल तड़प उठा जब उसने दिव्या की हालत देखी। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। जैसे बाहर बिना रुके बरसात हो रही थी, वैसे ही उस लड़की की आंखों से भी बरसात हो रही थी। उसने कभी भी अपने बेटे की ऐसी हालत को इमेजिन नहीं किया था। वह गुस्से से दरवाजे की तरफ देखकर बोली, तुम लोगों ने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? इसको पकड़ो, इसे मेरे पास मत आने दो। उद्धरण चिन्ह। वो दिव्या से और भी दूर जाने की कोशिश करती है। रुद्रानी हंसते हुए बोली, क्या हुआ? लविष्य का रोना आ रहा है अपनी हालत पर या फिर अपने नाजायज बेटे की हालत पर, जिसके बाप का अता पता ही नहीं? कहकर वह हंसने लगती है। लविष्य का, जिसे लोग लव भी कहते थे। वह गुस्से में बोली, आपको जो भी नुकसान पहुंचाना है मोम मुझे पहुंचाइए, मेरे बेटे को इसमें लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी अपनी बेटी हूं, उसके बावजूद आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? दिव्या, आपका भी कुछ लगता है? प्लीज उसे मेरे पास आने से रोकिए। दिव्या आगे बढ़ता उससे पहले ही रिया उसे भड़काते हुए बोली, देखा दिव्य, मैंने कहा था ना तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती। उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। 1 महीने तक तुमसे मिली नहीं और अब देखो कैसे तुम्हें खुद से दूर कर रही। वह एक बुरी माँ है। अगर अच्छी माँ होती तो तुम्हारे पास होती। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था यह तुमसे मिलने भी नहीं आई। तब मैं थी जिसने तुम्हारी देखरेख की। दिव्य छोटा बच्चा था, ऊपर से इन 1 महीना में बाकी सब लोगों ने उसे बहुत भड़काया था। दिव्य को नहीं पता था उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है। बस उसके छोटे से दिमाग में यह बात रह गई कि उसकी माँ को उसकी चिंता नहीं है और इस 1 महीने में को उससे मिलने भी नहीं आई। यह सारी बातें दिव्य के दिमाग में चल रही थी। वह लव की तरफ देखता है तो लव खुद को मजबूत करते हुए इस बार हल्के गुस्से में बोली, दिव्य जाओ यहाँ से। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर दिव्य डर जाता है। वह गुस्से में बोला, आई हेट यू। आप दिव्य से प्यार नहीं करती हैं। आप दिव्य से मिलने भी नहीं आई जब दिव्य को चोट लगी थी। रिया मासी अच्छी है, आप बुरी हो गई हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है। धीरे धीरे उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। दिव्य इतना ज्यादा रोने लगता है कि उसके नाक से खून बहने लगा। यह देखकर लव तुरंत बेड से खड़ी हो गई और उस पॉलीथीन से बाहर निकलते हुए हाथ जोड़कर रुद्रानी से बोली, प्लीज इसे लेकर जाए, इसे इलाज की जरूरत है। मैं इसके पास नहीं जा सकती, इसे फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं। इसे इलाज की जरूरत है। रुद्रानी के पीछे खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, द ग्रेट द्रांश रंधावा की बीवी हाथ जोड़ रही, आह मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वैसे तुम्हारे बेटे की दवा तो तुम खुद हो, पता है ना? तुम्हारे बिना इस 1 महीने में कई बार उसे पैनिक अटैक आ चुके हैं। बेचारा दवाएं और डॉक्टर के कारण ही किसी तरह जिंदा था, पर देखो अभी वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसे बस तुम चाहिए, तुम इसके पास जाओ फिर वो सही हो जाएगा। जाओ मदद करो अपने बेटे की, हमने 1 महीने तक उसे जिंदा रखा, अब तुम उसे बचाओ। वैसे चाहो तो अपने हस्बैंड को बुला दो, पर वो तो किसी काम का नहीं, वो किसी को छू भी नहीं पाता। बेचारी को बचपन से एलर्जी जो है। वह हंसने लगता है। लव ने कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। दिव्य की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, पर किसी तरह वह खुद को संभाल कर रुद्रानी की तरफ देखकर बोली, प्लीज दिव्य को बचाए। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप हमेशा रिया की साइड लेती हैं, मेरी नहीं। मैंने कभी शिकायत नहीं की है, पर प्लीज इस बार मेरे बेटे को बचा लीजिए। रुद्रानी की आंखों में नफरत दिखने लगी। वह चीखते हुए बोली, मुझे माँ कहना बंद करो। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, मेरी असली बेटी रिया है। यह सुनकर सभी हंसने लगे, पर लव शॉक हो गई। उसका शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर रिया एटीट्यूड से बोली, तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में मैं तुम्हारी जिंदगी जी रही हूँ लव। आज तक तुमने जिसे अपनी माँ माना, असल में वह मेरी असली माँ थी। मैं उनकी असली बेटी हूँ और तुम माहेश्वरी खानदान की असली बेटी हो।
तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है और मेरे प्यार मॉम डैड तुम्हारे असली मॉम डैड हैं, पर क्या करूं, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं उनकी असली बेटी बन गई और तुम मेरी माँ की बेटी बन गई। इसके साथ ही सबकी नज़रों में एक विलन भी। यह सब सुनकर लव बहुत ज़्यादा शॉक थी, पर उसे सिर्फ दिव्या की चिंता थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्रानी हंसते हुए बोली, आज तक मैं तुम्हारे साथ प्यार से इसलिए पेश आती थी ताकि तुम कभी भी सच तक ना पहुंच पाओ, और मेरी बेटी रिया तुम्हारी जिंदगी जिए। अब तुम मर जाओगी तो मेरी बेटी हमेशा के लिए माहेश्वरी खानदान की असली बेटी बन के रह जाएगी। तुम्हें तो मैंने मरने के लिए पैदा होते ही नदी में फेंक दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे जिंदा बच गई। इतना कहते ही उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी, पर अब लव कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। वह दिव्या की हालत देखकर तड़प रही थी। इस बार वो लाचार होकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। हाथ जोड़ती हूँ, मैं वह करूंगी जो तुम सब चाहते हो। दिव्या तड़प रहा था, उसके नाक से और भी ज्यादा खून बहने लगा। वो लव की तरफ उसे पुकारते हुए बढ़ने लगा। लव अपनी जगह से खड़ी थी और रूम के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। वह डरते हुए बोली, नहीं, मेरे पास मत आओ, प्लीज प्लीज, कोई मेरी मदद करो। डॉक्टर डॉक्टर, प्लीज इसे रोकिए, कोई तो आओ प्लीज। लव बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर दिव्या रोते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे पर खड़े सभी लोग हंस रहे थे। लव सोच भी नहीं सकती थी कि अगर दिव्या ने उसे छू लिया तो उसको क्या हो जाएगा। लव ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, पर दिव्या उसके पास ही आ रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इस वक्त दिव्या और उसके बीच केवल 15 मीटर की दूरी बची थी। लव अपना सिर नमे हिलाते हुए रो रही थी। वह दीवार पर एकदम कोने में थी और दिव्या उसे देखकर रोने लगा। मम्मा। कंटिन्यू। क्या दिव्या छू लगा लव को? कौन है द्रांश? क्या वो आएगा बचाने दिव्या को? चट्टू प्लीज मेरे पास मत आओ। और रीबर्थ। बाहर बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के बाहर तभी एक कार तेजी से आकर रुकी। उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उस आदमी की हाइट लगभग 6 फुट 4 इंच थी। उसकी उम्र 33 साल थी। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स थे, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और उसके चेहरे पर मास्क का था। उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी और एक हिस्सा भी रिवील नहीं हो रहा था। उसकी पर्सनैलिटी बेहद डोमिनेटिंग थी और उसका आसपास का ऑरा बहुत ही डरावना था। देखकर पता चल रहा था कि यह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वह आदमी जैसे ही कार से बाहर निकला, वह बारिश की बूंद में भीगने लगा। उसने अपनी कठोर नज़रों से हॉस्पिटल को देखा और फिर अंदर की तरफ जाने लगा। उसके चलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वह कितनी जल्दी में है। अंदर रुद्रानी, रिया और उस आदमी के साथ एक और इंसान खड़ा था, जिसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि वह लड़का है या लड़की, यंग है या बूढ़ा। वह अभी तक चुप खड़ा था और अंदर लव को देख रहा था। रुद्रानी उस इंसान को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो। पर उस इंसान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसके पास खड़े आदमी ने मुंह बनाकर कहा, अरे आंटी, इसके मुंह में दही जमा हुई है, इन्हें कुछ भी नहीं कहना है। सब हंसने लगे। फिर वह आदमी रोती हुई लव को देखकर बोला, मैं तो कहता हूँ अपने पति को बुलाओ। कहाँ है वह द्रांश? अरे मैं तो भूल ही गया, 1 महीने पहले बेचारा एक बिजनेस मीटिंग में गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम मुझ जैसे बीमार इंसान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेती तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। पता नहीं उस बीमार आदमी को इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बीवी कहाँ से मिल गई, और पता नहीं यह बच्चा किसका है। पर तुम भी बेवकूफ़ थी लव, जो उससे शादी कर बैठी। उसे तो तुमसे कभी कोई मतलब भी नहीं था, वो कभी तुमसे मिलने भी नहीं आया। तुम पहली ऐसी पत्नी हो जिसने आज तक अपने हस्बैंड को भी नहीं देखा होगा। तुम बहुत बदनसीब हो। अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। लव गुस्से में बोली, शट अप, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मिस्टर रंधावा के दोस्त हो और तुम उनकी ही बीवी के बारे में ऐसी घटिया बातें बोल रहे हो। रुद्रानी जी हंसते हुए बोली, तुम मरने वाली हो, उसके बावजूद तुम्हारा यह गुस्सा अभी तक बरकरार है। देखो तुम्हारा बेटा कैसे तड़प रहा है, उसे बचाओ जाकर पहले, कहीं मर ना जाए। वैसे भी हम तो तुम दोनों के मरने का इंतजार ही कर रहे हैं। जैसे ही तुम दोनों मरोगे हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे, फिर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। मैं लोगों के सामने 2 आंसू बहाऊंगी कि मेरी बेटी एक घटिया इंसान थी जो किसी और के साथ भाग गई। लोग भी मेरी बातें विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम एक छोटे परिवार में पली बड़ी थी, तो लोग सोचेंगे तुम घटिया ही हो। वैसे भी लोगों के सामने तुमने खुद अपनी इमेज पर बर्बाद करी थी। भले ही तुमने यह सब रिया के लिए किया था, पर तुम्हारी इमेज तो बर्बाद हो ही गई। तुमने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की है।
तुम्हारे मरने के बाद मेरी बेटी तुम्हारी पहचान लेकर जिंदा रहेगी और तुम्हें एक राज की बात बताओ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने कराया था, कहकर गुस्से में भींचने लगी। लव का दिल टूट चुका था, क्योंकि आज तक उसे लगता था रुद्रानी ही उसकी असली माँ है। पर असल में वह उसकी असली माँ नहीं थी। उसकी असली माँ तो वह इंसान थी जिसकी बेटी रिया बन के रह रही थी। उसने सामने सभी लोगों पर बहुत विश्वास किया, पर जो इंसान अभी भी चुप खड़ा था वह उसे नहीं पहचान पा रही थी। लव की आंखें लाल हो गई थीं। वह अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, आप सब ने जो किया है उसके लिए आप सबको जरूर सजा मिलेगी। रिया एटीट्यूड से बोली, तुम सजा दोगी जो खुद मरने वाली है? तुम्हें तो पता भी नहीं है कौन कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। इनफैक्ट तुम्हारे अपने ही है जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ ना आती तो अब तक तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। बेकार में ही आ गई, अब मरो। दिव्य और भी ज्यादा करीब आ गया था। लव ने हार मान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, मगर तभी सभी के कानों में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। रिया, रुद्रानी, वह आदमी और उनके साथ खड़े डॉक्टर और उस मिस्टीरियस इंसान की आंखें छोटी हो गईं। वो लोग जल्दी से दूसरे रूम में छुप गए। तभी एक आदमी भागते हुए आया और एकदम से लव की वार्ड में चला गया। लव इस आवाज को सुनते ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तो उसे एक हट्टा कट्टा आदमी दिखा, मगर उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। वह उसे देख नहीं पा रही थी, मगर जितना उसने द्रांश के बारे में सुना था वह समझ गई कि उसके सामने खड़ा इंसान द्रांश ही है। उसे देखते ही लव की आंखों में गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि यह वही इंसान था जिसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उससे कहा था कि वह दिव्य की जिम्मेदारी लेगा। पर अगर उसने दिव्य की जिम्मेदारी ली होती तो आज दिव्य इस हालत में यहाँ ना होता। लव गुस्से में खड़ी हो गई। वह उसे उंगली दिखाते हुए बोली, क्या तुम यहाँ पर मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो, या फिर मेरे बेटे को मरते हुए देखने आए हो? तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी ना? आज तक तो तुम कभी भी हमारे सामने भी नहीं आए, तो अब क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। आई हेट यू। सामने द्रांश खड़ा था। वह एक रोबोट की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि दिव्य लव की तरफ जा रहा था। दिव्य लव को टच करता इससे पहले ही द्रांश दिव्य को पकड़ लेता है। दिव्य और जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगता है। उसके इतने जोर से रोने की वजह से लव अपनी भीगी पलकों को उठाकर उसे देखती है। लव को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह द्रांश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ, प्लीज। द्रांश देखता है कि लव कितनी बेबस लग रही है। वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। यह देखकर लव एक राहत की सांस लेते हुए फिर से जमीन पर बैठ जाती है। दिव्य रो रहा था। वह छटपटाते हुए बोला, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा, आई हेट यू, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वह इसी तरह रोए जा रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। लव अपनी नज़र उठाकर सामने देख नहीं पा रही थी। वहीं द्रांश दिव्य को वार्ड के बाहर निकाल देता है, पर अचानक वह वार्ड के अंदर आता है और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वह धीरे धीरे लव की तरफ बढ़ने लगता है। लव को जैसे ही ये एहसास हुआ, वह हैरानी से अपने सिर को ऊपर करके द्रांश को देखती है। उसे अपने पास आता देख वह घबराते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? द्रांश ने दिव्य को छुआ था, इसलिए उसे धीरे धीरे बेचैनी हो रही थी। अब उसकी आंखें एकदम साफ नजर आ रही थीं, जो कि बेहद लाल हो चुकी थीं। द्रांश एकदम से जाकर लव को गले लगाने वाला था, पर लव जल्दी से दूसरी साइड चली जाती है। वहीं दूसरे वार्ड में रुद्रानी वही थी। वह जल्दी से बाहर निकल आई। उसने देखा दिव्य लव के वार्ड के दरवाजे को पीटते हुए रो रहा था और वह लगभग बेहोश होने वाला था। उसके होठों पर डेविल स्माइल लगी। उसने अपने साथ मौजूद आदमी से कहा, अथर्व, इस वार्ड को जला दो, आग लगा दो, ताकि वो दोनों बाहर ना निकल पाएं। आज हम एक साथ 3 शिकार करेंगे। द्रांश भी मरेगा, लव भी मरेगी और यह बच्चा भी मरेगा। कहकर वह हंसने लगी। अथर्व के होठों पर भी डेविल स्माइल आ गई थी। वह द्रांश का फ्रेंड था, मगर उसके कई गलत इरादे थे। द्रांश वहां से चला तो गया, लेकिन दिव्य के साथ नहीं गया, क्योंकि वह लव के वार्ड में गया था। धीरे धीरे दिव्य के नाक से और भी ज्यादा खून बहने लगा। उसके पूरे कपड़ों में खून नजर आने लगा था और वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगा था। ये पैनिक अटैक दिव्य की जान ले सकता था। रुक्मणी जी, रिया और वह मिस्टीरियस इंसान खड़े सब कुछ देख रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। अंदर लव अपनी जगह पर जम गई थी। वह द्रांश को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी मर सकते हो? मेरे पास मत आओ, रुक जाओ वहीं पर, प्लीज। कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर।
लव द्रांश से भाग रही थी, पर द्रांश काफी तेज था। वह एकदम से लव के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी आगोश में ले लेता है। लव का शरीर कांप रहा था। वह सिसकते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है? यह क्या कर रहे हो तुम, डॉक्टर? लव ने बहुत मना किया, पर द्रांश उसे नहीं छोड़ता है और धीरे धीरे लव को अपनी बाहों में लेकर उसने अपना मास्क निकाल दिया। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी। लव रो भी रही थी, इसीलिए उसने द्रांश के चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने द्रांश की करीबी को महसूस किया। द्रांश उससे बहुत लंबा था। जैसे ही लव अपने सर को ऊपर करके द्रांश को देखने वाली थी, द्रांश नीचे झुका और उसने एकदम से लव को किस कर लिया। लव की आंखें फैल गईं। ये उनकी पहली किस थी, पर उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी समझता क्यों नहीं कि उसे बीमारी है, और अब उसे भी हो चुकी थी। वह छटपटाती है, मगर द्रांश उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन नहीं करता। लगभग 10 मिनट बाद द्रांश लव से दूर हुआ। लव ने उसे देखने की कोशिश की, पर वह फिर से द्रांश को नहीं देख पाए, क्योंकि बाहर से दिव्य के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। द्रांश का हैंडसम चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था, क्योंकि उसे एलर्जी होने लगी थी। उसे चक्कर आने लगे थे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अथर्व केरोसिन लेकर आ चुका था। उन सब ने वार्ड के बाहर केरोसिन को छिड़क दिया, पर किसी ने अभी भी दिव्य को नहीं छुआ, क्योंकि सबको लग रहा था शायद लव के पास जाने से उसे भी बीमारी हो चुकी है। उन सभी ने वार्ड के हर तरफ केरोसिन को छोड़ दिया। अब रुक्मणी के हाथों में एक लाइटर था, जिसमें आग जल रही थी। रुक्मणी लाइटर को जलाते हुए डेविल स्माइल करके बोली, ओम भूर्भुवः स्वाहा। भगवान जी, इन तीनों मुसीबतों को अपने पास बुला लीजिए और मुझ पर कृपा करिए। आखिरकार मैं आपकी परम भक्त जो ठहरी, एक बार यह मर जाएं, मैं आपके पूरे 301 लड्डू चढ़ाऊंगी। कहकर वह हंसने लगी। अंदर लव को भी चक्कर आने लगा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसने जैसे ही द्रांश को देखा, द्रांश घुटनों के बल बैठा था। द्रांश के चेहरे पर रेशेस पड़ गए थे। वह अब ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे इस तरह से देखकर लव किसी तरह उसके पास जाती है, उठो, तुम्हें क्या हो रहा है? पर तभी उसे याद आता है कि द्रांश को एलर्जी है, तो वह उससे जल्दी से दूर हो जाती है और घबराते हुए बोली, तुम। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे जलने की महक आई। उसने नजरें घुमाई तो उसके वार्ड में धुआं ही धुआं भर रहा था और दरवाजा भी जल रहा था। इसके साथ ही दिव्य की और भी जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मम्मा, मम्मा। लव का दिल कांप उठा। वह दरवाजे के पास जाकर आग को देखते हुए घबरा कर बोली, दिव्य, क्या तुम दरवाजे के पास हो? बेबी, वहां से हटो, प्लीज। लव का दिल बैठ जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी क्या करें। वह दरवाजे को और भी जोर से खटखटाती है और हेल्प मांगती है, पर कोई फायदा नहीं था। इतना बेबस उसने कभी महसूस नहीं किया। उसने देखा, वही एलर्जी के कारण द्रांश की हालत और खराब हो रही थी। उसे तुरंत ही इलाज की जरूरत थी। लव वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि वह किसी की मदद नहीं कर सकती थी। वह अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाए, प्लीज, कोई तो हेल्प करो हमारी, प्लीज मॉम, प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपको मुझे मारना है, मार लीजिए, पर दिव्य और द्रांश को कुछ मत करिए। उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, प्लीज। पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर सभी लोग आग को देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे आग पूरे वार्ड में फैलने लगी। अब तक आधे से ज्यादा वार्ड जल चुका था। उस आग में लव फंसी थी। वह दरवाजे को खटखटा कर बोली, प्लीज मॉम, मेरी हेल्प करिए। वह चिल्ला रही थी। तब तक द्रांश अपनी जगह से उठ गया और दीवार के सहारे धीरे धीरे लव के पीछे खड़ा हो गया। लव को जब यह महसूस हुआ तो वह डर गई। द्रांश उसे पीछे से पकड़ लेता है। उस आग से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लव अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दीं। वह अब रो भी नहीं सकती थी। तभी द्रांश अपनी भारी और कर्कश आवाज में बोला, बेबी गर्ल। उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी। ऐसा लग रहा था वह ज्यादा न बोलता हो, पर उसकी दमदार आवाज इस वक्त लव को और रुला रही थी। वह उसकी तरफ पलटकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, क्या तुम दिव्य को लेकर जा नहीं सकते थे? उसने इतना कहा ही था कि द्रांश हल्का सा मुस्कुराया, मगर धुआं हर तरफ फैल चुका था। अभी भी लव ने उसका चेहरा नहीं देखा था। धीरे धीरे लव धुएं के कारण बेहोश होने लगी। दोनों ही जमीन पर गिर गए। लव का चेहरा द्रांश के सीने पर था। उसे सांस नहीं आ रही थी। वह कहने लगी, यह सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने मेरे दिव्य को खो दिया। मेरे कारण ये हुआ। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। आपने यह अच्छा नहीं किया। आप सब ने यह अच्छा नहीं किया। आई हेट माई सेल्फ। सब मेरे कारण हो रहा है। वह ऐसा ही बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे आग पूरे वार्ड में फैल गई। वार्ड में इतना धुआं हो गया था कि अब कुछ भी नहीं दिख रहा था।
हर तरफ बस आग फैली हुई थी। एकदम शांति फैली हुई थी। यह शांति किसी को भी डरा दे सकती थी। बाहर मौसम बहुत खराब था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रुक्मणी जी, अथर्व, रिया और वह मिस्टीरियस इंसान बहुत खुश थे। वो सभी वहां से निकल चुके थे। तभी बिजली कड़की और बिजली सीधा हॉस्पिटल के पास गिरी। आसपास के तार जलने लगे और साथ ही वह अस्पताल भी ब्लास्ट होने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी, पर बारिश की बूंदें भी इस आग को बुझा नहीं पा रही थीं। मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगा। डॉट 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 बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थीं। तभी एक जोर की बिजली कड़की। बिजली के कड़कने से एक लड़की चौंक गई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उसकी मुट्ठी आपस में बंधी थी। उसकी पलकें हिल रही थी। बारिश की बूंदें लगातार उसके शरीर को भिगो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है और एकदम से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया। यह देखकर वह लड़की हैरान हो गई। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सर पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज में बोली, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? वह एक झटके से खड़ी होकर आसपास देखने लगी। उस लड़की ने इस वक्त ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। कुछ ही दूरी पर हेलमेट और एक स्पोर्ट बाइक पड़ी हुई थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि अभी अभी ही एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की के माथे पर छोटी सी खरोंच थी। वह बहुत गोरी थी। यह कोई और नहीं बल्कि लव थी। लव के चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही थी, पर उसका सुंदर सा चेहरा बारिश में भीगने के कारण और भी ज्यादा गोरा लगने लगा था। जिस तरह वह बहुत आकर्षक लग रही थी, लव को चक्कर आने लगा। वह किसी तरह खुद को संभालने के लिए पास वाले पेड़ पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। यह एक सुनसान सड़क थी। यहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। लव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर और अपने सर पर हाथ रखकर बोली, यह सब क्या हो रहा है? कंटिन्यू। क्या लव लेगी अपनी मौत का बदला? क्या उसे पता चलेगा कि हुए है उसका पुनर्जन्म? क्या इस जन्म में वो द्रांश को देख पाएगी? CH3 दिव्य इन हॉस्पिटल। लव घुटनों में अपना सिर छुपाकर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर की सारी नसें एक साथ फट रही हों। लव घुटनों के बल बैठकर तेज चीखी। आह! उसकी चीख उस सुनसान एरिया में गूंज उठी। कुछ पक्षी जो पेड़ पर बैठे थे उसकी तेज चीख सुनकर उड़ने लगे। लव भले ही पेड़ के नीचे बैठी थी, मगर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह फिर भी भीग रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आसपास देखने लगी। उसकी काली गहरी आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थीं, इतनी कि कोई भी उनमें खो जाए। पर इस वक्त उसकी आंखों में सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं था। लव किसी तरह उठकर सड़क के बीचों बीच आ गई और चारों तरफ देखकर अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोली, आखिर यह हो क्या रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं वार्ड में नहीं थी? क्या मुझे जलाया नहीं गया था? क्या मुझे बीमारी नहीं हो गई थी? फिर मैं यहाँ कैसे? क्या वह सब मेरा सपना था? और यह एक्सीडेंट, यह तो तब हुआ था जब मैं दिव्य से मिलने जा रही थी। आखिर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है, तो धीरे धीरे उसकी पिछले जन्म की यादें उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह घूमने लगीं। उसे सब याद आने लगा, उसकी शादी, उसका कभी द्रांश से ना मिलना, अपनों का धोखा, और आखिर में जब उसे वार्ड में रखा गया था और कैसे दिव्य रो रहा था। हर एक चीज़ उसे सही याद आने लगी, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एकदम से उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। एक गहरी ठंडी सांस लेकर वो खुद को शांत करती है। उसके बाद अपने हेलमेट को उठाकर उसने खुद से कहा, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या इस एक्सीडेंट के कारण मेरे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है? मैंने तो कभी कोई शादी नहीं की, फिर यह सब क्या है? शायद मुझे एक बार डॉक्टर से मिलकर खुद का चेकअप कराना चाहिए। लव को लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वह कुछ भी इमेजिन कर रही है। वह अपने पिछले जन्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। उसने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन फिर भी दिव्य की वह दर्द भरी चीखें वह इग्नोर नहीं कर पा रही थी। और ना ही आखिरी में जब द्रांश ने उसे किस किया था, वह एक बार अपने होठों को छूती है। वह एक नया एहसास था जो उसकी दिल की गहराइयों में उतर गया था। वह जल्दी से अपने सिर को झटकती है और लड़खड़ाती हुई कदमों से अपनी बाइक को उठाकर उस पर बैठी और हेलमेट लगाकर बाइक को स्टार्ट कर दिया। वह तेजी से बाइक को चला रही थी। हवाएं भी चल रही थीं और बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद लव की बाइक एक अस्पताल के सामने रुकी। लव बाइक से उतरकर अपने हेलमेट को निकालती है। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। वह नजरें उठाकर अस्पताल को देखती है।
फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने के बाद वह अस्पताल के अंदर चली गई। उसके माथे पर अभी भी थोड़ी सी खरोच के निशान था और वह लंगड़ा कर चल रही थी। कुछ देर बाद वह एक वार्ड के बाहर पहुंचती है, जहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ को सुनते ही लव अपना सिर मन में हिला देती है। वह अपने बालों को सहलाते हुए बोली, यह लड़का भी ना मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, वार्ड के अंदर एक 3 साल का बच्चा बैठा था। वह बहुत क्यूट लग रहा था, पर वह जोर जोर से रो रहा था। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, खासकर उसकी नाक, जो उसे और क्यूट बना रही थी। उस लड़के ने अस्पताल की ड्रेस पहनी थी, उसे एक नर्स संभाल रही थी। जैसे ही उस बच्चे ने लव को देखा, वह अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए और जोर से चिल्लाया, मम्मा। लव की भौहें सिकुड़ गईं। वह उस बच्चे के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, दिव्य, कितनी बार कहा है इतना रोते नहीं हैं, और मम्मा अभी भीग गई है, मुझे पहले कपड़े चेंज करना है, तुम नज़ दीदी के साथ बैठो। ओके। नज़ एक चैन की सांस लेते हुए बोली, लव, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो परेशान हो गई इसे समझा समझा कर। कितना रोता है यह, इसने आज मुझे पूरे अस्पताल में भगाया। पता है मैंने इसे कितनी बार सूप पिलाने की कोशिश की, पर हर बार इसने सूप जमीन पर फेंक दिया और कॉरिडोर में फर्श पर लेटकर जिद कर रहा था कि इसे तुमसे मिलना है। इसने तो गार्डन के पेड़ों को भी उखाड़ने की कोशिश की। उसकी शिकायत सुनकर लव दिव्य को घूर कर देखती है। दिव्य एक अच्छे बच्चे की तरह बेड पर बैठ गया है और तिरछी नज़रों से नस को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, बाद में मिलना, फिर बताता हूँ। वह मासूम सा चेहरा बनाकर लव से बोला, दिव्य एक अच्छा बच्चा है, वह शैतानी नहीं करता। लव अपना सिर ना में हिलाते हुए अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। यह एक वीआईपी वार्ड था। दिव्य की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और ऊपर से वह जब से पैदा हुआ था तब से ही बहुत कमज़ोर था, इसलिए डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। तब से दिव्य हॉस्पिटल में रहता था और लव भी उसके साथ रहती थी, क्योंकि लव के बिना दिव्य नहीं रह सकता था। कुछ देर बाद लव अपनी ड्रेस चेंज करके आई। उसने एक शॉर्ट और लूज टी शर्ट पहनी थी। उसने बाल खोले थे, क्योंकि उसके बाल गीले थे। उसके घुटनों की चोट साफ दिख रही थी। नस घबराते हुए बोली, लव, तुम्हारे तो घुटनों में चोट लगी है और सिर पर भी। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। और यह सब कैसे हुआ? नस काफ़ी वक्त से दिव्य का ध्यान रखती थी। लव को ज़्यादा किसी से क्लोज रहना पसंद नहीं था और यह नस कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। लव उससे रोकते हुए बोली, तुम दिव्य का ध्यान रखो, मुझे डॉक्टर से पर्सनली कुछ बात करनी है। उसके बाद वह दिव्य को देखती है, जिसका चेहरा अब फिर से रोने जैसा हो गया था, जैसे वह किसी भी पल रो देगा। लव यह देखकर एक उंगली से अपने माथे को सहलाकर बोली, अब फिर से रोना मत। खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू तुम्हारे गालों पर आए तो। दिव्य, जो गला फाड़कर रोने वाला था, वह सिसकने लगता है। नस गुस्से से बोली, लव, क्यों इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? बच्चा है ये। लव आगे कुछ नहीं बोली। वह दिव्य के माथे पर किस करती है और वहां से चली जाती है। पिछले जन्म में दिव्य का तो रोना उसे बेचैन कर रहा था, इसलिए अभी वह उसके पास नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद लव कॉरिडोर्स होते हुए दिव्य के पर्सनल डॉक्टर के पास जा रही थी। अचानक एक आदमी भागते हुए आया और लव उससे टकराकर गिरने लगी। पर वह गिरती उससे पहले ही उस आदमी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे सही से खड़ा कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि लव कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। ऊपर से वह अपनी ही सोच में गुम थी। पर जब अपने सेंस में वापस आई, तब तक वह आदमी भागते हुए उसके पास से जा चुका था। लव गुस्से में उसकी तरफ देखती है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर वह अपनी जगह पर जम गई। उसके दिमाग के सारे तार हिल गए थे। उसकी बॉडी जैसे कांपने लगी थी। डर के कारण उसका दिल धड़कने लगा था। वह अपनी मुट्ठी कसती जा रही थी। वह इस आदमी को देखना नहीं चाहती थी। तभी वह आदमी एकदम से पीछे मुड़ा। उस आदमी का चेहरा देखकर लव अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें कठोर होने लगीं। डर से उसकी बॉडी कांप गई थी। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया कि जो कुछ भी उसे याद आ रहा था वह सब बस एक वहम था। मगर इस इंसान को देखते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह इंसान मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी मिस। लव दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। उसे चक्कर आने लगा था। वह बेहोश होने लगी थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तुम। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लव के बाहर निकलने तक दिव्य ने अपनी रोने को कंट्रोल किया था, पर उसके निकलते ही वह गला फाड़कर रोने लगा। इस वक्त दिव्य सिर्फ 3 साल का था। तभी वह नस दिव्य को गोद में उठाकर उसे शांत कराते हुए बोली, अरे मेरे सपनों के राजकुमार, 2 बार तुम्हें पैनिक अटैक आ चुके हैं, अब तो शांत हो जाओ। तुम्हारी मॉम डॉक्टर से बात करने गई है और मुझे इतना रोने वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए।
भूल गए तुमने वादा किया था तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेरी भी कैसी किस्मत है, अपने छोटे से बॉयफ्रेंड को गोद में लेकर घूमना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। दिव्य अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछता है। वह एकदम से चुप हो गया और नस के गले में अपनी बाहें डालकर अपने पैरों को हिलाने लगा। अब उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह रो रहा था। नज उसे लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे किसी का फोन आ गया। वह दिव्य को वहीं बेंच पर खड़ा करके बोली, यहीं खड़े रहना, भागना मत, मैं बस बात करके आती हूँ। वह कॉल रिसीव करके कुछ दूरी पर जाकर बात करने लगी। वहीं दिव्य आसपास देखते हुए चिल्लाया, मम्मा। वह बेंच से कूद गया और लव को ढूंढते हुए आगे आगे जाने लगा। तभी वह एक रूम के बाहर आकर रुका। उस रूम से बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। दिव्य को थोड़ा डर तो लगा, मगर वह थोड़ा खुराफाती बच्चा था। वह धीरे धीरे एक जासूस की तरह आगे बढ़ा और दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर देखने लगा, जहां ज्यादातर अंधेरा ही दिख रहा था। दिव्य धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वह बहुत ही धीरे धीरे आगे जा रहा था। उसकी नज़र सामने टेबल पर गई, जहां पर एक लैपटॉप रखा था। उस लैपटॉप को देखकर वह जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। लैपटॉप ऑन था। दिव्य बस बेवजह कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और कुछ टाइप करने लगा। उस लैपटॉप में कई लोग नजर आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई इस रूम में था जो वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। लैपटॉप से सभी इंसान दिव्य को देख पा रहे थे, पर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे सभी डर रहे हों। तभी दिव्य न्यूमेरिकल की दबाते हुए बोला, हेलो, आई एम दिव्य, क्या आप सब ने मेरी मम्मा को देखा है? वह अभी यहीं पर आई थी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। तभी एक आदमी अपने लैपटॉप पर दिव्य को जवाब देता है, नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। दिव्य ने लैपटॉप को जोर से मारा और गला फाड़कर चिल्लाने लगा, आह, मम्मा, मम्मा, कंटिन्यू, CH4 मम्मा, मम्मा। लव इस वक्त वार्ड में लेटी थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। तभी धीरे धीरे लव को होश आने लगा। इस बार उसके सिर में फिर से वही एक तेज दर्द उठा। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ गई और आसपास देखने लगी। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर धीरे धीरे जब सब साफ नजर आने लगा तो उसने नस को देखा, जो दिव्य की देखभाल करती थी। उसके बाद उसकी नज़र दिव्य के पर्सनल डॉक्टर पर गई, जो कि मिस्टर वर्मा थे। वह 28 साल के यंग और हैंडसम डॉक्टर थे। वह जितने खड़ूस थे उतना ही लव और दिव्य के लिए सॉफ्ट थे। लव आसपास देखती है, फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर वर्मा अपना हाथ बांधते हुए उसे डांट कर बोले, एक बात बताओ, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों डालती हो? तुम्हें पता है तुम कॉरिडोर में बेहोश मिली थी। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख पाओगी तो दिव्य का ध्यान कौन रखेगा? वह सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप करवा दिया है। तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, बस तुम थोड़ा स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई थी। ऐसा कौन सा स्ट्रेस है तुम्हें लव? लव कुछ नहीं बोलती। वह घूरकर डॉक्टर वर्मा को देखती है, फिर कुछ सोचकर बोली, मिस्टर वर्मा, आपने कहा कि आपने मेरा फुल बॉडी चेकअप कराया था। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे सिर में कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर वर्मा गंभीर होकर बोले, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस स्ट्रेस लेना बंद करो। तब तक मैं दिव्य का चेकअप फिर से कर लेता हूँ। इतना कहकर वह नस की तरफ देखते हैं और गंभीर होकर में बोले, लीला, दिव्य को लेकर आओ। लीला भूल गई थी कि जब वह बात कर रही थी तब दिव्य भाग गया था। वह मुड़ी और चली गई। लव बेड से नीचे उतर गई। वह गहरी सोच में थी कि आखिर जो कुछ भी उसे याद आ रहा था वह क्या था, और उसने जिस आदमी को कॉरिडोर में देखा था वह क्यों उसकी यादों से मिल रहा था। यह सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। लव अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर वर्मा परेशान होकर बोले, क्या हुआ लव? लव उनसे थोड़ा दूर होकर अपना सिर नामे हिला देती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। वह वॉश बेसिन के पास जाकर नल चालू करती है और उसमें अपना चेहरा धोकर जैसे ही सामने देखती है तो शॉक हो जाती है। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन नजर आने लगा। उसके चेहरा पर कट का निशान था। उसने जब अपने कपड़े चेंज किए थे तब उसने वॉशरूम में अपना चेहरा भी नहीं देखा था, पर अब जब वह अपना चेहरा देख रही थी तो हैरान थी। वह अपने गालों पर हाथ रखकर शॉक होकर बोली, यहाँ पर एक छोटा सा कट का निशान था, वह कहाँ गया? लव जल्दी से अपनी शर्ट को अपने कंधे के नीचे करके देखती है और हैरान होकर कहती है, मेरे कंधे पर भी एक कट का निशान था। उसके बाद वह उस आदमी को याद करती है जिससे वह टकराई थी। वह खुद से बोली, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है, या फिर ऐसा मेरे साथ हो चुका है। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह फ़ोन ऑन करके देखती है और खुद से बोलती है,
1 जुलाई 2024, यह 3 साल पहले का साल क्यों शो हो रहा है? इस वक्त लव 20 साल की थी। फिर उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है और मुझे नया मौका मिला हो? अगर ऐसा है तो इस बार भी मुझे कोई ना कोई लेना जरूर आएगा। कहते ही वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। लव रिबर्थ जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। वह खुद को शांत करती है और इंतजार करने लगती है कि जैसा उसके साथ पहले हुआ था, क्या वैसा ही उसका साथ फिर से होता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वह मान लेगी कि उसे दूसरा मौका मिला है खुद को और दिव्य को बचाने का। लव अपनी मुट्ठी कसते हुए अपनी आंखें बंद करती है तो उसे द्रांश की याद आती है, जिसे याद करके वह तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और अपने होठों को टच करते हुए उसका शरीर कांप जाता है। लव की आंखों में धीरे धीरे नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। वो खुद को मिरर में देखते हुए गहरी आवाज में बोली, हम कभी मिले ना थे, फिर भी एक उम्मीद थी कि तुम दिव्य के रक्षक बनोगे, पर तुम तो वह भक्षक बन गए जिसने झूठा वादा किया था। यह मेरी गलती थी जो दिव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दी, पर यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, भरोसा करो तो खुद पर करो, वरना अपनी परछाई पर भी भरोसा मत करो। कहते ही लव हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ लीला हर जगह दिव्य को ढूंढ रही थी, पर दिव्य कहीं नहीं मिल रहा था। दिव्य इस वक्त एक वार्ड में खड़ा था और वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े आदमी को देख रहा था। उसकी मासूम आंखें उस आदमी पर थी। वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा आदमी अपनी नज़रें नीचे किए हुए कोल्ड नज़रों से दिव्य को देख रहा था। उस आदमी की पर्सनैलिटी कमाल की थी। उसका ऑरा बहुत ही डरावना था। वह अपने एक कदम पीछे लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वह दिव्य को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, गेट आउट। दिव्य उस आदमी की आवाज़ सुनकर हल्का सा घबरा जाता है, पर फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके बोलता है, आप कौन हैं? और आप दिव्य के वार्ड में क्या कर रहे हैं? वैसे क्या आपने दिव्य की मम्मा को देखा है? वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत खतरनाक आदमी है। बस उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था, उसका पूरा शरीर ढका था। दिव्य की आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। वह फिर से बोला, नहीं देखा क्या मेरी मम्मा को? दिव्य को मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। इतना कहकर वह वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वह आदमी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वह गुस्से से बोला, शट अप। दिव्य और भी जोर से रोने लगता है। वह वहीं टेबल पर रखे लैपटॉप को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। वह धीरे धीरे रूम के सभी सामान को तोड़ने लग जाता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गार्ड्स जो अभी अभी वहां आए थे जल्दी से वार्ड के अंदर आ जाते हैं। वॉशरूम के डोर पर खड़ा आदमी गुस्से में बोला, टेक इट फ्रॉम हियर। उसकी आवाज़ भरी थी और उतनी ही डरावनी भी। गार्ड डरते हुए दिव्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में दिव्य एप्पल उठाकर उनके ऊपर फेंकने लगता है, पर वह कई सारे गार्ड्स थे। यह देखकर दिव्य और जोर से रोते हुए वार्ड के बाहर की तरफ भागता है। मम्मा, मम्मा। उसके पीछे भाग रहे गार्ड्स थे। आसपास मौजूद लोग हैरानी से उन सबको देख रहे थे। दिव्य एक नस के पीछे छिप जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दिव्य तुरंत दूसरी तरफ चला गया, जिससे एक गार्ड नस के ऊपर गिर गया। नस गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। दिव्य भागते हुए अपनी पॉकेट से ढेर सारे कंचे निकालता है और वही रास्ते में फेंक देता है। गार्ड्स के पैर उन कंचों पर पड़ते ही सभी जमीन पर गिर गए। यह देखकर दिव्य हंसने लगा। दिव्य भागते भागते किसी से टकरा गया। तभी वह गार्ड जल्दी से चिल्लाए, सर, इस बच्चे को पकड़िए, इसने बिग बॉस को परेशान किया है। वह आदमी आंखें छोटी करके दिव्य को देखने लगता है और एकदम से दिव्य की शर्ट को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। दिव्य चिल्लाते हुए बोला, मम्मा, बचाओ, बचाओ, मम्मा। लव जो उधर ही आ रही थी, उसने जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वह परेशान हो गई और भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। जब उसने अपने सामने का नज़ारा देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। पर जब उसने देखा कि आदमी ने दिव्य को पकड़ा है, तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा ठंडी हो गईं। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, अथर्व। उसकी आवाज़ में नफरत झलक रही थी और दिव्य के लिए डर था। दिव्य जैसे ही लव को देखता है, वह रोते हुए बोला, मम्मा, मम्मा। अथर्व अपनी नज़र घुमाकर लव को देखता है और ठहर सा जाता है। उसकी निगाहें लव से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि लव बहुत खूबसूरत थी। लव अथर्व के सामने जाकर जैसे ही दिव्य को पकड़ने की कोशिश करती है, अथर्व दिव्य को गोद में लेकर थोड़ा दूर हो गया और डेविल स्माइल करके बोला, इसने हमारे बिग बॉस को परेशान किया है। इतनी आसानी से हम इसे जाने नहीं दे सकते। अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। यह सब कहते वक्त उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी, पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सीधा सादा इंसान हो। लव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। लव आराम से बोली, दिव्य को छोड़ो।
वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अथर्व ने देखा कि सभी गार्ड्स ने लव को चारों तरफ से घेर लिया है। यह देखकर वह एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो मुझे भी जानना है कि एक दुबली पतली और कमजोर सी लड़की क्या कर सकती है। यह सुनकर लव मुस्कुराने लगी। CH5 लव का रिवेंज। लव घूर के सबको देख रही थी। उसकी नज़र फिर अथर्व पर जाकर रुकी। अथर्व मुस्कुरा रहा था। लव को याद आया, ये इंसान उसके पिछले जन्म के हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड था, जो बहुत घटिया था। उसने दिव्या के गालों को सहलाते हुए फ्लर्टिंग टोन में कहा, मिस क्या तुम शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो? लव अपना हाथ बांधकर खड़ी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर अथर्व क्या शर्त रखता है। वही जिस रूम में थोड़ी देर पहले दिव्या गया था, वहां पर एक आदमी इस वक्त सोफे पर बैठा था। कुछ गार्ड्स उस जगह को सैनिटाइज करके जा चुके थे जहां पर दिव्या पहले खड़ा था। उस आदमी के हाथ में उसका फोन था, जिसे वह घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। उसकी गहरी आंखें साफ नजर आ रही थी, जिनमें कोई भाव नहीं था। चेहरा ढके होने के कारण अभी भी उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी वार्ड के अंदर एक आदमी आया। उसने डरते हुए कहा, बिग बॉस, बड़ी मैडम ने आपको अर्जेंट घर बुलाया है। ये सुनकर बिग बॉस की आंखें छोटी हो गई, पर कुछ सोचकर वो खड़ा हो गया और अपने ग्लव्स पहनकर बाहर निकल गया। गार्ड्स ने उसे 3 फीट की डिस्टेंस से घेरा हुआ था। बिग बॉस से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। गार्ड्स बिल्कुल भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अल्पविराम ... अर्जुन मुस्कुराते हुए लव से बोला, अगर बेटा चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी। इतना कहकर वह अपने होठों की तरफ इशारा करता है। लव अपनी मुट्ठी बंद करके उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। यह देखकर अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पहली बार मिली हो तो गालों पर किस कर दो। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं सामने से कह रहा हूं तुम्हें किस देने के लिए, वरना दिल्ली शहर की सभी लड़कियां मेरे पीछे पागल है। लव हल्का सा मुस्कुराए। अथर्व के आसपास जो गार्ड्स मौजूद थे वे भी मुस्कुरा रहे थे। दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। दिव्या को अपनी मम्मा को किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अथर्व के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, दिव्या की मम्मा सिर्फ दिव्या की है। वह केवल दिव्या को किस कर सकती हैं या फिर दिव्या के डैडी को, आप जैसे गंदे अंकल को नहीं। इतना कहकर वह एक और पंच उसे मार देता है। देखने में यह पंच नॉर्मल था, लेकिन अथर्व को ही पता था कि उसे कितनी जोर से नाक पर लगी थी। पर अपने इमेज बचाने के लिए वह चुपचाप दर्द को सहन करके खड़ा रहा। लव को पता था कि दिव्या ने काफी जोर से मारा है, क्योंकि उसने दिव्या के लिए एक ट्रेन हायर किया था। अथर्व गुस्से से दिव्या को जकड़ लेता है, फिर अपनी लाल आंखों से लव को देखकर बोला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को इसी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा और भूल जाओ कि कोई भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि मैं बिग बॉस का दोस्त हूं और कोई भी बिग बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो चुपचाप तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लव अदा के साथ धीरे धीरे अथर्व की तरफ बढ़ने लगती है। अथर्व को लगा वो उसे किस करने वाली है, लिए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लव हल्का सा अथर्व की तरफ झुकी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने अपने एक हाथ से दिव्या के हाथों को पकड़ा और अचानक ही दिव्या को एकदम से लेकर हल्का सा नीचे झुकते हुए अथर्व के पीछे आ गई। उसने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर अथर्व के घुटने के बीच में जोर से मारा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया था। अथर्व की जोरदार चीख निकल गई। आह! बिग बॉस जो वहीं से गुजर रहे थे, अचानक उनके कदम रुक गए क्योंकि उन्होंने भी यह आवाज़ सुनी थी। तभी उनके साथ मौजूद एक गार्ड ने कहा, बिग बॉस, यह तो अथर्व सर की आवाज़ है। यह सुनते ही बिग बॉस की आंखें गहरी हो गईं। उसने आवाज़ की दिशा में देखा और उधर जाने लगा। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। अथर्व जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। दिव्या ये देखकर हंसते हुए बोली, आया मजा। दिव्या की मम्मा ग्रेट हैं, पंगा मत लेना। लव अथर्व को एक और किक उसके घुटने के बीच में मारती है, जहां उसने पहले मारा था। इस बार अथर्व की जान निकल गई। आसपास मौजूद गार्ड अपने होश में आए और सभी अथर्व को देखने लगे। तभी लव का फोन बजा। उसने फोन देखा और वहां से चली गई। वह जैसे ही गई वैसे ही दूसरी तरफ से बिग बॉस की एंट्री होती है। अथर्व चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उस लड़की को। सभी गार्ड आसपास देखने लगते हैं, पर तब तक लव जा चुकी थी। सभी लव को ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए। बिग बॉस अथर्व से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उसकी ठंडी आभा को महसूस करके अथर्व की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके अपनी नज़र उठाकर बिग बॉस को देखकर बोला, द्रांश। द्रांश अपनी आंखें छोटी कर लेता है, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ हुआ क्या है। कुछ देर बाद अथर्व एक वार्ड के अंदर बैठा था। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, जिस पर लव ने मारा था। डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने के बाद गंभीर आवाज में बोले, आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे।
यह तो अच्छा हुआ सही समय पर इलाज मिल गया, वरना आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे और आपके घुटनों का जोड़ पूरी तरह से टूट सकता था। जिसने भी आपको मारा है उसे अच्छे से पता था कि कहाँ मारना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सोफे पर द्रांश बैठा था, वो अथर्व को घूर रहा था। अथर्व अपने एक पैर को पकड़कर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे वह लड़की चाहिए। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई बेवजह मेरे साथ यह सब करने की। द्रांश ठंडी आंखों से उसे देखता है, जैसे पूछ रहा हो कोई लड़की बेवजह तुम्हें क्यों मारेगी। उसके सवाल को समझकर अथर्व अपने दांत पीसता है, फिर मुंह बनाकर बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस उसके बच्चे के साथ खेल रहा था और उसने गुस्से में मुझे मार दिया। उसे पता चलना चाहिए कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। द्रांश उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और खड़े होकर निकल जाता है। यह देखकर अथर्व चिल्लाते रह जाता है और कहता है, सुनो, मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग। द्रांश हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठा था। उसने पैसेंजर सीट की तरफ देखते हुए अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा, पता करो क्या हुआ था कुछ देर पहले। पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान, जिसका नाम कपिल था और जो द्रांश का असिस्टेंट था, वो घबराते हुए बोला, यस सर, और बिग बॉस एक बात है, वो परसों मैडम का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि आप 31 के हो चुके हैं। अगर आपने एक हफ्ते में खुद कोई लड़की अपने लिए नहीं ढूंढी तो वह अपने दोस्त की बेटी से आपकी मंगनी कर देंगी और एक हफ्ते बाद शादी करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। यह सुनकर द्रांश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। हालांकि उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखों से ही गुस्सा नजर आ रहा था। कार का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। कपिल डर के मारे चुपचाप बैठ गया और कार की सीट पर सिमट गया। कंटिन्यू। क्या द्रांश और लव मिलेंगे? कैसी होगी मुलाकात? क्या अथर्व लेगा लव से बदला? CH6 शादी। लव एक छोटे से घर पहुंची। भले ही वो छोटा सा घर था, पर बहुत खूबसूरत था। उस घर के सामने ही एक छोटा सा गार्डन था। लव दिव्या को गोद में लेकर अंदर आती है। उसने डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वह घर आ चुकी है। ऊपर से दिव्या भी लगभग ठीक हो चुकी थी। जैसे ही लव ने कदम रखा, एक औरत किचन से बाहर निकली, जिसके हाथ में इस वक्त पकौड़ी की प्लेट थी। वह लव को देखकर आंखें छोटी कर लेती है और गुस्से में बोली, आ गई महारानी अपने नाजायज बेटे को लेकर। पता नहीं कब तक यह हमारे टुकड़ों पर पलने वाली है। पता नहीं यह और इसका बेटा कब हमारा पीछा छोड़ेंगे। कितने सारे पैसे इस अनाथ लड़की के पीछे बर्बाद हो गए। इतना कहकर वह औरत वहीं सोफे के पास बैठी एक लड़की के हाथ में पकौड़े की प्लेट दे देती है और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो रेशमा, मैं बता रही हूँ, इस लड़की से दूर रहना। कोई जरूरत नहीं इसको बहन समझने की। बहन के नाम पर यह कलंक है। यह तुझे भी अपने जैसा बना देगी, जैसे खुद 20 साल की उम्र में 3 साल का बेटा लेकर घूम रही है। समाज ऐसी लड़कियों को हमेशा गंदी निगाहों से देखता है, इसलिए बाहर भी किसी को मत बताना कि यह कौन है। रेशमा बहुत बुरी थी। वह लव को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसे हमेशा लव से जलन होती थी क्योंकि लव बहुत खूबसूरत थी। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खूबसूरत लड़कियां हमेशा बुरी होती हैं। पता नहीं बड़े पापा इस अनाथ लड़की को कहाँ से ले आए। उस लड़की की माँ का नाम नीलिमा था। वह मुंह बनाकर बोली, यह उन्हें नदी में पड़ी मिली थी। कोई इसे छोड़ गया था, तभी भाई साहब इसे उठा लाए थे। भाई साहब तो गुजर गए, पर इस लड़की को हमारे माथे पर छोड़ गए। नीलिमा अपनी जलती हुई नजरों से लव को देखती है। लव उन्हें इग्नोर कर देती है और दिव्य के साथ जाने लगी। पर दिव्य गुस्से में कुछ कहने वाला था, लेकिन लव ने उसे आंख दिखाकर चुप कर दिया। लव गुस्से में उन सभी को देख रही थी। जब वह छोटी थी तब मिस्टर ठाकुर उसे मिले थे, जो ठाकुर खानदान के बड़े बेटे थे। वह लव को अपने साथ घर ले आए थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पर मिस्टर ठाकुर के छोटे भाई और उनकी बीवी नीलिमा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हमेशा लव को सुनाते थे और जब मिस्टर ठाकुर की मौत हुई तब से यह हमेशा का हो गया था। वे लोग लव को घर से निकाल देते, पर मिस्टर ठाकुर की आधी प्रॉपर्टी लव के नाम पर थी, इसलिए वे सब कुछ नहीं कर सकते थे। लव को यूं जाता देख रेशमा मुंह बनाकर बोली, माँ देखो यह कितनी बेशर्म है, हमें इग्नोर करके जा रही है। दिव्य अब चुप नहीं रह सका। वह गुस्से में बोला, दिव्य की मम्मा सबसे अच्छी है, आप सब बुरे हैं। जब दिव्य के डैडी आएंगे तब वह आपको जरूर सबक सिखाएंगे। यह सुनकर नीलिमा और रेशमा हंसने लगीं। दोनों एक साथ हंसते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास डैडी भी हैं? हमें तो पता नहीं था। अगर हैं तो कहाँ हैं, बुलाओ। तुम बस एक नाजायज बच्चे हो, पूछो अपनी माँ से कहाँ है तुम्हारा डैडी। क्या पता उसे भी ना पता हो। दिव्य गुस्से में कुछ कहना चाहता था, पर लव ने उसे रोक दिया और तीखी नजरों से नीलिमा और रेशमा को देखते हुए बोली, मेरे बेटे को कुछ भी कहने से पहले मुझे यकीन है आप अपनी बेटी के बारे में जरूर सोचेंगी कि वह कहाँ से आई है। मुझे लगता है मुझे छोटे अंकल से एक बार रेशमा के साथ उनका DNA टेस्ट करवाने के बारे में कहना चाहिए।
तब पता चल जाएगा कि असली कलंक कौन है। यह सुनकर रेशमा और नीलिमा के चेहरे पर गुस्से और घबराहट के भाव आ गए। लव मुस्कुराते हुए आगे बोली, अगर आगे से तुमने मुझे या मेरे बेटे को परेशान किया तो मैं तुम सबको इस घर से निकाल दूंगी। भूलना मत, यह घर मेरा है, और अगर डीएनए टेस्ट से सच सामने आ गया तो छोटे अंकल भी तुम दोनों को निकालने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। कहकर लव वहां से चली गई। नीलिमा गुस्से से बोली, यह लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। रेशमा घबराकर बोली, पर माँ, इसे कैसे पता चला कि मैं डैडी की बेटी नहीं हूँ। नीलिमा उसे डांट कर बोली, धीरे बोलो। दोनों ही घबराई हुई थीं। वही लव अपने रूम में जाकर दिव्य को बेड पर उतारती है, फिर अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगी। डैडी वाली बात दिव्य के दिल को छू गई थी। हर कोई उसे डैडी के लिए परेशान करता था। दिव्य की आंखों में आंसू आ गए और अचानक वह जोर से रोने लगा। आह! लव उसे रोता देखकर हैरानी से बोली, मैं तो यहीं पर हूँ, फिर क्यों रो रहे हो। लव अपना फ़ोन वहीं पर रख देती है और दिव्य को गले लगा लेती है। दिव्या की नाक तुरंत लाल हो गई। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा, क्या हम डैडी खरीद सकते हैं। दिव्य के पास डैडी क्यों नहीं है? क्या कोई मार्केट नहीं है जहां पर डैडी मिलते हैं? दिव्य के पास बहुत सारे पैसे हैं, दिव्य डैडी खरीद लेगा। पर डैडी किस मार्केट में मिलते हैं? उसने बहुत ही मासूमियत से यह सवाल किया था। उसने अपना आधा चेहरा लव के कपड़ों में छुपाया था। उसकी केवल मासूम आंखें नजर आ रही थीं जिनमें आंसू भरे थे। उन्हें देखकर लग रहा था अगर लव ने कुछ भी गलत जवाब दिया तो वह फिर से रोने लग जाएगा। दिव्य बहुत जोर जोर से रो रहा था और लव अपने कानों को सहलाते हुए बोली, देखो प्लीज़ अपना लाउडस्पीकर दोबारा मत शुरू करना, मेरे कान दुख रहे हैं। और डैडी किसी मार्केट में नहीं मिलते हैं। अगर मिलते तो जाओ और खरीद लो, मैंने नहीं रोका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लव ने तो ऐसे ही कह दिया था, मगर दिव्य बहुत खुश हो गया था। वह बेड पर उछलते हुए एक्साइटेड होकर बोला, ठीक है, दिव्य अपने लिए डैडी लेकर आएगा, वह भी बहुत हैंडसम और अमीर। इतना कहकर वह अपनी आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाने लगा। उसे इतना एक्साइटेड देखकर लव अपनी आंखें चढ़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ द्रांश इस वक्त अपने प्राइवेट विला में था। वह अपने रूम में बैठा हुआ था जिसका पूरा इंटीरियर फैशनेबल था। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था। बहुत ज्यादा पीता नहीं था, पर कभी कभी वह पी लेता था। उससे कुछ ही दूरी पर एक हैंडसम आदमी बैठा था, यह कपिल ही था। द्रांश अपनी ठंडी नजरों से उसे देखते हुए भारी आवाज में बोला, स्पीक। कपिल घबरा कर बोला, बिग बॉस, आपकी मॉम ने आपकी शादी तय कर दी है माहेश्वरी खानदान की छोटी बेटी के साथ जो सालों पहले खो गई थी। आपकी मॉम का कहना है कि माहेश्वरी खानदान उनका दोस्त है और आपको उनकी छोटी बेटी से शादी करनी होगी। हालांकि लोगों का कहना है कि वह माहेश्वरी खानदान के छोटे बेटे और उनकी पत्नी रुद्राणी की बेटी है, पर मुझे कुछ मिस्टीरियस लगता है। द्रांश ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए सवाल किया, क्या वह मिल गई है? कपिल ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उसका पता चल चुका है, वह दिल्ली में ही है। द्रांश धीरे धीरे अपने ग्लास को हिला रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं कपिल को ऐसा लग रहा था जैसे वह साक्षात यमराज के पास खड़ा हो, क्योंकि द्रांश बहुत कम बोलता था। द्रांश की शांति को भी वह बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन इस समय स्थिति ही कुछ अलग थी। द्रांश अपनी ठंडी नजरों से कपिल को देखता है तो कपिल उसके सवाल को समझकर बोला, बिग बॉस, मुझे पता है आप चाहते हैं कि वह लड़की ना मिले ताकि आपकी शादी ना हो, पर आपकी माँ ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मना करेंगे तो आपकी शादी रिया माहेश्वरी से कर दी जाएगी। हर कोई जानता है कि रिया कितनी बिगड़ी हुई है। द्रांश गुस्से में दांत पीस लेता है और वाइन का ग्लास फेंक देता है। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थीं। कपिल डरकर 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी कपिल अपने गले को साफ करके आगे बोला, बिग बॉस, हमने उस लड़की का पता लगा लिया है जिसने अथर्व सर पर अटैक किया था। हमारे लोग उसे लेकर आते ही होंगे। द्रांश अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। वह आगे कुछ नहीं बोला और वहां का टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ था, जो कपिल को डरा रहा था। दूसरी तरफ दिव्य लैपटॉप में हर जगह ऐसे मार्केट को ढूंढ रहा था जहां पर डैडी खरीदे जा सकें। लव दिव्य के लिए स्नैक्स लेकर जैसे ही रूम में आई, वैसे ही कई उसके घर पर हमला कर देते हैं। कई सारे काले कपड़े पहने लोग अंदर आए, उनके हाथ में राइफलें थीं। नीलिमा और रेशमा डर गईं। वे गुंडे अपने फ़ोन में एक तस्वीर देखते हैं, फिर रेशमा और नीलिमा को देखते हैं और उसके बाद पूरे घर में किसी को ढूंढने लगते हैं। अचानक वे लव के रूम में पहुंच गए। उसे देखते ही उन सब की आंखों में चमक आ गई। लव अलर्ट नहीं थी, वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वे आदमी उसे और दिव्य को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यह सब काफ़ी जल्दी हुआ था। कंटिन्यू। किसने किया किडनैप? क्या द्रांश शादी करेगा? चैप्टर 7 अनएक्सपेक्टेड किस। द्रांश का फार्म हाउस। कई सारी कारें फार्म हाउस के बाहर आकर रुकीं। यह फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर था। आसपास सुनसान इलाका था, पर वह फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत था। उसके चारों तरफ बड़ा सा बगीचा था जहां पर रंग बिरंगे फूल थे।
वहां की सुरक्षा बहुत टाइट थी। बीच वाली कार, जो कि बेंटले थी, का दरवाजा कपिल ने खोला। तभी एक दमदार पर्सनैलिटी का मालिक अपने कोट के बटन लगाते हुए कार से बाहर निकला। उसके हाथ में दस्ताने थे, उसने ओवरकोट पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क था और आंखों पर गॉगल्स थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। द्रांश की आभा हमेशा ही तापमान को बढ़ा देती थी। द्रांश अपने लंबे लंबे कदमों से अंदर गया। कपिल भी उसके पीछे पीछे चला गया। वे लोग एक कमरे में गए जो काफी शानदार था, पर उस कमरे के अंदर किसी को रखा गया था। द्रांश दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने अपनी गहरी और सख्त आंखों से सामने देखा। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटी लड़की पर गई, जो इस वक्त बेहोश थी। ये लव थी। एक पल के लिए द्रांश अपनी जगह पर जम गया। उसकी नज़रें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। वह लव को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। लव के बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे, केवल उसके गुलाबी होंठ और गोरे गाल ही नजर आ रहे थे। पहली बार किसी लड़की को देखकर द्रांश को कुछ महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह 2 कदम और आगे बढ़ा, उसकी नज़रें अभी भी लव पर ही थीं। उसे खुद पता नहीं था कि वह कितनी देर तक लव को देखता रहा। उसके पीछे खड़ा कपिल अपने ठंडे पसीने पोंछते हुए मन में बोला, आखिर बिग बॉस को क्या हो गया है? एक मिनट, क्या वह इस लड़की को सबक सिखाने के बजाय उससे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? कपिल द्रांश के चेहरे को देखना चाहता था, मगर वह द्रांश के ज्यादा करीब नहीं जा सकता था। आधे घंटे बीत गए तो आखिरकार कपिल अपने गले को साफ करते हुए बोला, बिग बॉस, यह वही लड़की है जिसने अथर्व सर पर हमला किया था, जिसके कारण वे इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और चल भी नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, द्रांश अपने होश में आया। द्रांश की आंखों में अब जानलेवा इरादे नजर आने लगे। द्रांश ने कपिल को कुछ इशारा किया। कपिल जैसे ही कमरे के अंदर गया, अचानक उन्होंने लव के पास कुछ हिलता हुआ महसूस किया। द्रांश और कपिल दोनों ही अपनी आंखों छोटी करके ये देख रहे थे। तभी एक क्यूट सा दिव्य, जो लव के बगल में था, चादर हटाकर अंगड़ाई लेते हुए उठा। एक बच्चे को देखकर दोनों आदमी चौंक गए। दिव्य बेड पर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। खुद को अनजान जगह देखकर उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसने खुद से कहा, दिव्य को तो मार्केट से डैडी ढूंढना था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? इतना कहते ही उसकी नज़र कपिल पर पड़ी, तो दिव्य तुरंत अलर्ट हो गया। दिव्य बेड से नीचे उतर गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर कपिल को घूरते हुए पूछा, आप कौन हैं? एक मिनट, दिव्य और मम्मा का तो किडनैप हुआ था। क्या आप किडनैपर हैं? क्या आजकल के किडनैपर इतने हैंडसम हो गए हैं? दिव्य कपिल के चारों ओर 4 से 5 चक्कर लगाता है। कपिल अपनी क्यूरियोसिटी को छुपाते हुए बोला, तुम कौन हो और क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? दिव्य उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फिर उसकी नज़र द्रांश पर गई। द्रांश को देखते ही उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं। दिव्य द्रांश के करीब जाने लगा। यह देखकर कपिल डरते हुए जल्दी से उसे पकड़कर बोला, तुम बिग बॉस के करीब नहीं जा सकते। दिव्य की नज़र द्रांश पर थी। उसे द्रांश की पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद आई थी। ठीक उसी वक्त लव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर गई। तभी उसे याद आया कि उनका किडनैप हुआ था, तो वह एकदम से उठकर बैठ गई। वह अब जाग गई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही द्रांश ने लव को देखा, उसकी मुट्ठी कस गई। वह अपनी जगह पर जम गया। वहीं लव की नज़र भी जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ी, वह भी अपनी जगह पर जम गई। अचानक उसने अपने होठों को छू लिया। उसे पिछले जन्म की घटनाएं याद आने लगीं, जब द्रांश ने पहली और आखिरी बार उसे किस किया था। लव, न चाहते हुए भी, उस स्पर्श को महसूस करने लगी। उसने मन में सोचा, क्या यह इंसान मुझे पहले से जानता था? आखिर उसने मुझे किस क्यों किया था? इसका पता तो मैं लगाकर रहूंगी, पर इस इंसान के कारण ही पिछले जन्म में मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ी थी। इतना सोचते ही वह मुट्ठी बंद करके गुस्से में द्रांश को देखने लगी। द्रांश अपनी भारी आवाज में लव को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें? पर लव बीच में ही उसे रोकते हुए अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, क्या तुमने मुझे किडनैप करवाया है? कपिल डरते हुए मन में बोला, आज तक किसी ने भी बिग बॉस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की है और न उनकी बात को बीच में काटने की हिम्मत की है। क्या यह लड़की मरना चाहती है? लव द्रांश से कुछ ही दूरी पर आकर खड़ी हो गई। किसी को नहीं पता था कि दिव्य के दिमाग में क्या चल रहा था। दिव्य द्रांश को देखते हुए खुश होकर मन में बोला, क्या ये हैंडसम दिव्य के डैडी बन सकते हैं? पर इन्होंने चेहरा क्यों छुपाया है? शायद इन्हें शर्म आ रही है। मम्मा और डैडी को मिलाने के लिए दिव्य को ही कुछ करना पड़ेगा। वह अपने मन में ही कुछ प्लान बना रहा था। फिर बहुत ही चालाकी से वो लव के पीछे खड़ा हो गया। लव गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि दिव्य एकदम से उसे धक्का दे देता है। लव इसके लिए तैयार नहीं थी। वह एकदम से लड़खड़ाते हुए द्रांश के ऊपर गिरने लगी। यह देखकर कपिल का चेहरा डर से भर गया। वहीं द्रांश अपनी जगह पर जम गया। कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही लव का हाथ द्रांश के सीने पर लग गया। यह झटका काफी तेज था। द्रांश भी दरवाजे से टकरा गया।
उसका एक हाथ अनजाने में ही लव की कमर पर चला गया और दोनों ही जमीन पर गिर गए। द्रांश नीचे था और लव उसके ऊपर। अनजाने में ही लव के होठ द्रांश के गर्दन से छू गया। दोनों के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और वे अपनी जगह पर जम गए। वही दिव्य ताली बजाते हुए हंसने लगा। कपिल तो इस वक्त धरती में ही समा जाना चाहता था डर के मारे। कंटिन्यू। एज चेंज हुआ है थोड़ा, लव 20 साल की है, दिव्य 3 साल का, द्रांश 31 साल का। क्या द्रांश कुछ बुरा करेगा लव के साथ? क्या दिव्य दोनों को करीब ला पाएगा या फिर से द्रांश की बीमारी उसके और लव के बीच आएगी? CH8 लव और द्रांश की क्लोजनेस। द्रांश और लव अपनी जगह पर जम गए थे। लव अभी भी द्रांश के ऊपर लेटी हुई थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज रफ्तार से चल रही थी। दोनों को एक कट जैसा महसूस हुआ। द्रांश के हाथ धीरे धीरे लव की कमर पर चलने लगे। उसने पहली बार किसी लड़की को अपने इतना करीब महसूस किया था। उसने जोर से लव की कमर को दबा दिया। लव एकदम से अपने होश में वापस आई और उठकर खड़ी हो गई। वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। वहीं द्रांश, जो पहले लव की करीबी से खुद को संभाल नहीं पा रहा था, अब उसे अजीब सा लगने लगा। उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे। उसे वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था। वो खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। कपिल घबरा कर बोला, बिग बॉस। द्रांश उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और एकदम से भागते हुए चला जाता है। लव को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक से उसे समझ आ गया कि आखिर क्या हुआ होगा। द्रांश जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, वह वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगा। उसका मास्क जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा लाल पड़ गया था। द्रांश अपने चेहरे को पानी से धोता है। कुछ देर बाद उसे जब अच्छा महसूस हुआ तो उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। उसका हैंडसम चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था। द्रांश का पूरा चेहरा पानी के कारण भीग गया था। वह अपने हाथ को अपने सीने पर रख लेता है। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, पर अचानक ही उसके भाव बदल गए और अपनी भरी की आवाज में बोला, क्या यह लड़की मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? क्या इसका कोई मकसद है? इतना कहते ही उसकी आंखों में शक नजर आने लगा, पर फिर वह एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, मुझे पता करना होगा। द्रांश रूम में आते ही खुद को एक इंजेक्शन लगाता है और 2 टैबलेट खाकर रूम से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लव अभी भी शॉक थी। वह बार बार अपने होठों को छू रही थी। वह उस छुअन को अभी भी महसूस कर पा रही थी। शायद उसे थोड़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं द्रांश की कंडीशन तो नहीं खराब हो गई। पर वह जल्दी से अपना दिमाग साफ करते हुए खुद से बोली, यह मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ जो मेरे लिए मैटर नहीं रखता? पर रिया और रुद्रानी के साथ वह तीसरा इंसान कौन था, मुझे ये जानना है। क्या वह मिस्टर रंधावा के परिवार से कोई था? अगर ऐसा है तो मुझे उनके परिवार में जाना होगा और उसके लिए सिर्फ शादी ही एक ऑप्शन है। इतना कहते ही वह अपने होठों को दबाने लगती है। वह इस वक्त हाल के सोफे पर बैठी थी। दिव्य उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। दिव्य लव की गोद में बैठकर उससे चिपक गया। तभी लव की नज़रें द्रांश पर पड़ी जो वहीं आ रहा था। द्रांश की भी नज़रें लव पर पड़ी तो उसने अनजाने में ही अपने हाथों को अपनी गर्दन पर रख लिया। यह देखकर लव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यह देखकर द्रांश के मन में एक बार फिर से आया कि क्या सामने बैठी लड़की उसे बहकाने करने की कोशिश कर रही है। वह कुछ ही दूरी पर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अभी भी मास्क लगा रखा था। लव द्रांश को देखते हुए मुस्कुराकर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर जानबूझकर सैडिक्टिव अंदाज में बैठी थी। द्रांश, जिसकी नज़र बहुत ही कठोर थी, अचानक उसकी नज़र लव के गोरे पैरों पर पड़ी तो उसका दम घुटने लगा। वह अपने टाई को ढीला करके इधर उधर देखने लगा और ठंडी सांस लेने लगा। उसे परेशान होता देख लव मुस्कुराए। वह अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, मैं भी देखती हूँ कब तक तुम ब्रह्मचर्य बनकर रहते हो। सुना है तुमने कभी किसी लड़की पर नज़र नहीं डाली, पर यह बात कितनी सच है यह आज पता चल ही जाएगा। मिस्टर रंधावा, ओ फ्यूचर डियर हस्बैंड। लव जिस तरीके से बैठी थी और जिस तरीके से वह द्रांश को देख रही थी, द्रांश काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने आसपास कपिल को देखा पर वह नहीं था। तभी लव जानबूझकर अपने कुछ बालों को पीछे कर देती है। अब लव की गर्दन साफ नजर आ रही थी। लव अपने एक उंगली को अपने गले से होते हुए अपने होठों के करीब ले जाती है और मीठी सी आवाज में बोली, मिस्टर, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसकी आवाज बहुत आकर्षक थी। द्रांश लव की तरफ देखने लगा। लव की उंगली बार बार उसके होठों के आसपास घूम रही थी। यह देखकर द्रांश के माथे की नसें उभरने लगीं। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, पर सामने बैठी लड़की ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेशेंस का टेस्ट कर रही थी। दिव्य द्रांश को देखकर फिर से एक्साइटेड हो गया। उसने लव को देखते हुए खुश होकर कहा, लव, दिव्य को ऐसे ही हैंडसम डैडी चाहिए। लव उसके गले को सहलाते हुए तिरछी नज़रों से द्रांश को देखकर बोली, क्या यह डैडी नहीं चाहिए? द्रांश अपनी आंखें छोटी करके गुस्से भरी नज़रों से उसे देखने लगा।
तो लव अचानक अपनी बात को संभालते हुए बोली, मतलब दिव्या ऐसे ही किसी को डैडी नहीं बोल सकते, और वैसे भी मैं बहुत छोटी हूँ और यह बहुत बड़े हैं। यह सुनकर दिव्या द्रांश को देखते हुए अपने होठों को गोल गोल करके पूछता है, हैंडसम अंकल, आप कितने साल के हैं? द्रांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी द्रांश का फोन बजा। द्रांश ऑकवर्ड सिचुएशन को मिटाने के लिए बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लेता है। उसका फोन गलती से स्पीकर पर हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, द्रांश तुम 31 के हो चुके हो। क्या तुम बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हो? तुम कब शादी करोगे? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे फ्यूचर बच्चे तुम्हें डैडी के बजाय दादाजी कहकर बुलाएं? दिव्य जैसे ही यह सुनता है वह जोर से हंसने लगता है। वह द्रांश की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, आप तो सच में बूढ़े हैं। मेरी लव तो 20 साल की है। आप बहुत बड़े हैं। वहीं फोन की दूसरी तरफ जो औरत थी, उसने जैसे ही एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनी तो वह शक भरी आवाज में बोली, नालायक, कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है और तुमने एक बच्चा हमसे छिपकर पैदा कर लिया। चुपचाप मेरी बहू और बच्चे को लेकर आओ। द्रांश कुछ कहने की कोशिश करता है पर दूसरी तरफ वाली औरत उसके मुंह पर फोन काट देती है। द्रांश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वहीं लव अपने होठों को दबाकर मुस्कुरा रही थी। दिव्य की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वह द्रांश की तरफ फिर से इशारा करके बोला, आप तो सच में बूढ़े हैं। मेरी लव मम्मा तो ब्यूटीफुल हैं। द्रांश इरिटेट होकर बोला, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ 31 का हूं। वह गुस्से में दिव्य को देखने लगता है। वो शैतान से कम नहीं लग रहा था, पर लव उसे अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। तभी कपिल भागते हुए अंदर आया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह द्रांश से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने दूर से ही द्रांश के पास अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करके दिखाया। द्रांश जैसे ही मैसेज पढ़ता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वह लव को देखने लगा। वहीं लव को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या है जो द्रांश उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देख रहा था। कंटिन्यू। मैंने एज में चेंज किया, ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्या चल रहा लव के दिमाग में? क्या पता चला है द्रांश को? कैसे होगी दोनों की शादी? CH0। द्रांश और लव फंसे वॉशरूम में। लव द्रांश को देख रही थी, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। द्रांश शक भरी नज़रों से लव को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसने कपिल की तरफ देखा। कपिल घबराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। फिर वह मन में सोचता है, हे भगवान, किसे पता था कि सामने बैठी लड़की ही माहेश्वरी खानदान की खोई हुई बेटी होगी। अब पता नहीं क्या होगा। बिग बॉस अब क्या करेंगे? कहकर कपिल ने द्रांश की तरफ देखा। द्रांश उसे वहां से जाने का इशारा करता है और कपिल चुपचाप वहां से चला जाता है। लव द्रांश को देखती है, जो अभी भी उसे घूर रहा था। लव को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, मगर फिर वह मन में सोचती है, आखिर यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पिछले जन्म में इस वक्त मैं घर पर थी और माहेश्वरी खानदान को मेरे बारे में पता चल चुका था। क्या इस बार भी ऐसा हुआ होगा? कहकर वह अपने होठों को चबाने लगती है। यह करते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि द्रांश की नज़र उसी पर है और उसकी यह हरकत देखकर द्रांश अपने दांत पीस लेता है। द्रांश अपनी शर्ट का एक बटन खोलकर एक लंबी सांस लेते हुए अचानक बोला, मेरे साथ आओ। इतना कहते ही वह बिना लव और दिव्य को देखे बाहर चला गया। लव की आंखें छोटी हो गई। वह खुद से बोली, घमंडी। दिव्य काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वह लव की गर्दन में हाथ डालकर बोला, मम्मा चलिए न जल्दी। लव के कान में एक ब्लूटूथ लगा था। लव दिव्य को अपनी गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसके ब्लूटूथ से आवाज आई, बॉस, यह द्रांश रंधावा क्रूएल बहुत है। इसके साथ अकेले कहीं मत जाए। मैंने सुना है कि एक बार एक लड़की ने इसे टच कर लिया था, तब उसने उसे बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि आज तक वह लड़की कहीं भी नजर नहीं आई। लव आंखें चढ़ाते हुए बोली, राहु के तू मुझे परेशान करना बंद करो और मिस्टर रंधावा की कुंडली के दर्शन करते हुए उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे बताओ। मुझे इससे शादी करनी है। कुछ ऐसा करो कि मिस्टर रंधावा सामने से मुझसे शादी करने का ऑफर रखें, वह भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। इतना कहते ही लव दिव्य को देखती हैं, जो कान लगाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। लव उसे घुरती है तो दिव्य दांत दिखा देता है। लव जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि द्रांश कार के पास खड़ा था। लव को देखते ही द्रांश ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। लव दिव्य को गोद में लेकर अंदर बैठ गई। वह जानना चाहती थी कि द्रांश आखिर करना क्या चाहता है। द्रांश लव से काफी दूरी बनाकर बैठा था। अचानक द्रांश अपनी गहरी आवाज में सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो और तुम्हारा असली परिवार कौन है? लव को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, मगर वह सीधे तौर पर जवाब न देकर मुस्कुराते हुए द्रांश को देखने लगी। द्रांश को यह अजीब लगा। वह अनकंफर्टेबल फील करते हुए थोड़ा और खिसक गया। लव को उसकी बीमारी के बारे में पता था।
मगर फिर भी वह थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक जाती है और आराम से बैठते हुए द्रांश को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, जहां तक मुझे पता है लड़की का असली परिवार उसके हस्बैंड होता है। पर मेरी तो शादी हुई नहीं। कहीं तुम मुझसे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? क्योंकि उसके बाद तो तुम ही मेरे परिवार होगे। वह सीधे सीधे द्रांश से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। द्रांश को यह ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए उसने पैसेंजर सीट पर बैठे कपिल की तरफ देखा। कपिल अपने सिर पर मारते हुए मन में बोला, अरे बिग बॉस, सामने बैठी खूबसूरत लड़की आपसे फ्लर्ट कर रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा। और आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं आपका सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट हूं, मैं आपकी क्या ही हेल्प कर सकता हूं। लेकिन वह द्रांश के सामने यह सब नहीं कह सकता था। द्रांश को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा लव की तरफ देखा। लव अपने कुछ बालों को कान के पीछे करते हुए जानबूझकर अपनी आवाज को नर्म करते हुए बोली, मिस्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वैसे आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? इतना कहते हुए वह उसके मास्क की तरफ इशारा करती है। द्रांश उससे दूर हो गया और अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। उसे लव के इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे थे। उसे पूरा यकीन हो गया था कि लव कोई इरादा लेकर उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। पूरे रास्ते लव लगातार द्रांश को देखती रही। द्रांश को इन सब की आदत नहीं थी, पर वह चुपचाप अपनी फाइल को पढ़ रहा था। अनजाने में ही उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए, जिन्हें देखकर लव डेविल स्माइल करते हुए मन में बोली, तो मिस्टर रंधावा को शर्माना भी आता है। दिव्य के हाथ में लव का फोन था। वह कुछ चोरी छिपे कर रहा था। लव ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो द्रांश को देख रही थी। कुछ ही देर में उनकी कार अस्पताल के सामने रुकी। द्रांश कार से बाहर निकल गया। लव भी दिव्य को लेकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में वो लोग अथर्व के वोट के अंदर थे। द्रांश एक्सप्रेशनलेस भाव से सोफे पर बैठा था। लव अंदर खड़ी थी। कपिल दिव्य को लेकर बाहर था। रूम का डोर अंदर से बंद था, लेकिन कपिल और दिव्य दोनों कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। दिव्य के दिमाग में शैतानी चल रही थी। तभी कपिल थोड़ा चिंता से बोला, कहीं मीडिया वाले यहाँ न आ जाए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बिग बॉस को। अगर किसी ने एक लड़की के साथ देख उन्हें लिया तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। दिव्य को इंटरेस्ट आया। उसने सवाल किया, तो क्या होगा अगर साथ में देख लिया? कपिल उसे बच्चा समझ रहा था, इसलिए बोला, क्या होगा? लोग सवाल करेंगे कि क्या वह मेरे बिग बॉस की बीवी है या गर्लफ्रेंड है। अगर बड़ी मैडम को सब पता चल जाए तो वह तो बिग बॉस के सर पर बंदूक रखकर उनकी शादी तुम्हारी मॉम से कर देंगी। यह सुनते ही दिव्य की आंखों में चमक आ गई। उसने भोले बनते हुए कहा, तो आपको पता है मीडिया का नंबर क्या है? कपिल गर्व से बोला, और क्या, मेरे पास हर किसी का नंबर है। दिव्य मुंह बनाकर बोला, आप झूठ कह रहे हैं, दिव्य को दिखाए फिर। कपिल अपने फोन में नंबर निकालकर दिव्य को दिखाता है, तो दिव्य डेविल स्माइल करते हुए उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसने मीडिया वालों को कॉल कर दिया। ये देखकर कपिल घबराहट से अपनी आंखें बड़ी कर देता है। उसे तो हार्ट अटैक आने चालू हो गए थे। अथर्व लव को देखकर डेविल स्माइल करते हुए मन में बोला, मैंने कहा था ना, मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। देखो अब तुम पछताओगी। इतना कहते ही वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और द्रांश को देखते हुए हैरानी से बोलता है, द्रांश, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इस लड़की को मेरे सामने लेकर आ जाओगे ताकि यह मुझसे माफ़ी मांग सके। माफ़ी शब्द सुनते ही लव के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वह द्रांश को देखने लगती है। अथर्व ने देखा द्रांश कुछ नहीं कह रहा है तो वह एटीट्यूड से लव को देखते हुए बोला, तुमने मेरे घुटने पर मारा था जिस कारण मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अब घुटने के बल बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो। लव उसकी बात को इग्नोर कर देती है और द्रांश को देखते हुए अपने हाथ बांधकर गुस्से में पूछती है, मिस्टर, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? द्रांश जो अभी तक चुप था, उसने अपनी नजरें उठाकर लव को देखा। अचानक उसकी नज़र लव के गोरे पैरों पर पड़ी, क्योंकि लव ने हॉट पैंट पहना था। द्रांश तुरंत अपनी नजरें झुकाकर अपनी गर्दन में हाथ फेरने लगा। लव की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, इसलिए द्रांश का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में बोला, फॉलो मी। वह वॉशरूम में चला गया, पर लव भी चली जाती है। द्रांश ने गुस्से से वॉशरूम का डोर बंद किया और लव से कुछ दूरी पर खड़े होकर गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? द्रांश अथर्व के सामने सवाल नहीं करना चाहता था, इसलिए अकेले में आया था। वही अथर्व तो हैरान था, क्योंकि द्रांश पहली बार किसी लड़की के साथ अकेला था, वह भी वॉशरूम में। अथर्व हैरानी से बोला, यह क्या हो रहा है? क्या द्रांश इस लड़की को इसलिए लेकर नहीं आया ताकि यह मुझसे माफ़ी मांग सके? तो फिर यह उस लड़की को वॉशरूम में लेकर क्यों गया है? एक मिनट, कहीं द्रांश को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
वह तो किसी को छू भी नहीं सकता। कहते ही वह आंखें छोटी कर लेता है और वॉशरूम की तरफ देखने लगता है। लव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह तो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे द्रांश की तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर द्रांश ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे ले लेता है। उसने कोल्ड वॉइस में उसे धमकी देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। पर लव उसकी तरफ अपने कदम और भी ज्यादा बढ़ाते हुए मनमोहक आवाज में बोली, क्यों दूर रहूं मैं? और तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हो। क्या मैं यह कह सकती हूँ कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? द्रांश की पीठ दीवार से सट गई। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं था। लव उसके एकदम करीब खड़ी थी। द्रांश को घबराहट होने लगी। अब यह उसकी एलर्जी के कारण था या लव की करीबी के कारण, यह तो द्रांश कभी नहीं जान पाया। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। लव अपना एक हाथ द्रांश के बगल में दीवार पर रख देती है। यह देखकर द्रांश की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गईं। उसकी धड़कनों की आवाज लव भी सुन पा रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। द्रांश काफी लंबा था और लव छोटी थी, इसलिए वह अपने पंजे के बल ऊपर उठती है। तब भी वह सिर्फ द्रांश के कंधे तक ही पहुंच पा रही थी। लव हल्का सा उसकी तरफ झुककर गहरी आवाज में बोली, क्या तुम्हें पता है एक लड़की को अपने साथ वॉशरूम में लेकर आने का क्या मतलब होता है, मिस्टर? द्रांश को भी एहसास हुआ कि अपने गुस्से के कारण वह लव को अपने साथ वॉशरूम में ले आया। अब उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वह अपनी भारी हो चुकी सांसों को थामते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहते वक्त वह अब बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे गुस्से में लाल हो रही थीं, और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रहा था। द्रांश जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी लव स्टाइल से खड़ी होकर बोली, मिस्टर, बाहर मीडिया वाले हैं, अगर आप ऐसे जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। इतना कहते हुए वह अपने नाखून से अपनी गर्दन में थोड़ा सा खरोच मारती है। यह देखकर द्रांश की आंखें गहरी हो गईं। लव जानबूझकर अपने हाथ पर भी खरोच के निशान बनाती है। फिर मासूम भाव से बोली, क्या आपने सोचा यह निशान जब बाहर वाले देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? इसलिए जब तक मैं नहीं चाहती आप बाहर नहीं जा सकते। द्रांश का गुस्सा और बढ़ने लगा। वह इस बार धमकी देते हुए बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मुझे लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। लव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि बाहर मीडिया है, क्योंकि उसने ब्लूटूथ लगाया था जिससे राहु और केतु ने उसे सब बता दिया था। द्रांश लव के गर्दन पर बने निशान को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था, इसलिए उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक था। वहीं कपिल काफी घबराया हुआ था, क्योंकि अचानक ही मीडिया वहां आ गई थी, जो कि उसके गोद में मुस्कुरा रहे बच्चे के कारण आई थी। कपिल गार्ड को बुलाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया वाले अथर्व के बोर्ड के अंदर जा चुके थे और सभी वॉशरूम के डोर के पास खड़े थे। एक मीडिया रिपोर्टर ने कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन और रंधावा इंडस्ट्री के इकलौते मालिक द्रांश रंधावा इस वक्त वॉशरूम में किसी के साथ हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि वह एक लड़की है। आज तक उनके बारे में कभी कोई अफवाह नहीं फैली, मगर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या मिस्टर रंधावा का उस लड़की के साथ कोई रिलेशन है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सभी रिपोर्टर दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। वहीं अंदर द्रांश किसी शैतान की तरह खड़ा था। वह केवल लव को देख रहा था, जो मुस्कुरा रही थी। पर फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसे भी ना पता हो मीडिया वाले कैसे आए। द्रांश अचानक अपनी बीमारी को भूलकर लव के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी पीठ से उसके हाथों को लगाते हुए उसे दीवार से सटाकर अपने सिर को लव की गर्दन पर रख देता है। उसके इतने करीब होने से लव को गूज़बम्प्स आने लगे। कॉन्टिन्यू। क्या लव अपने मकसद में कामयाब होगी? जानने के लिए बने रहे। न्यू स्टोरी ट्राई करें, ये मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। लिंक URL। एक बदले, जुनून और प्यार की शुरुआत पहले भी हुई थी, जिनमें हर हद पार हुई, पर अपनों के धोखे से रह गई थी वो दस्ता अधूरी। इस बार फिर इतिहास दोहराएगा, फिर बदला लिया जाएगा, पर एक नए अंदाज में। डी, जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं, वो किसी शैतान से कम नहीं था। ब्लैक वर्ल्ड का वो इकलौता बादशाह था, फिर भी हर कोई उसकी पहचान से अनजान था। उसका असली नाम आज तक एक मिस्ट्री है। डी सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि शातिरता और दमदार पर्सनैलिटी का मालिक था। पर डी ने क्यों अपने बदले में की बंदूक की नोक पर अविका से जबरदस्ती शादी? दूसरी तरफ अविका, जो बहुत खूबसूरत थी पर इनोसेंट भी, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर अपनों ने ही कराना चाहा उसकी शादी एक बूढ़े से। पर लोगों का कहना था कि जो भी करेगा अविका से शादी, वो आदमी 30 साल का होते ही मर जाएगा। इसलिए उसे बाहर की दुनिया से रखा गया था अनजान। कौन है डी? क्योंकि उसने अविका से शादी। क्या 30 साल के होते ही मर जाएगा डी? क्यों डी लेना चाहता है बदला, और किससे? CH10 द्रांश की बेबी गर्ल। मीडिया वाले वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े थे।
कपिल घबराते हुए दिव्य को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। दिव्य ने वहां पर उसका दिमाग खराब कर लिया था। वह अपना गला फाड़कर रो रहा था। कपिल अपने माथे पर आए पसीने को साफ करके दिव्य की पीठ थपथपाकर परेशान होकर बोलता है, बच्चे, शांत हो जाओ, ऐसे क्यों रो रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें पीटा हो। दिव्य अपना गला फाड़कर और जोर से रोते हुए बोला, मम्मा की याद आ रही है, मम्मा चाहिए। वह अपने हाथ पैर चलाने लगता है, बिल्कुल एक बिगड़ल बच्चे की तरह। जब तक कपिल उसे रूम के पास लेकर खड़ा था तब तक दिव्य को कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब वह अस्पताल के बाहर था, इसलिए उसे लव की याद आ रही थी। वह एक मम्माज बॉय था जो हर वक्त अपनी मम्मा से चिपकना पसंद करता था। कपिल उसे बाहर की तरफ ले जाकर बोला, हम अंदर भी नहीं जा सकते, हम कार में चलते हैं। लेकिन दिव्य जबरदस्ती उसकी गोद से उतर जाता है और अस्पताल के अंदर की तरफ भागते हुए बोलता है, नहीं। कपिल घबरा गया, वह उसके पीछे भागता है, मगर दिव्य छोटा बच्चा था और काफी तेज भागता था। वह भीड़ से निकलते हुए कब गायब हो गया उसे पता भी नहीं चला। वॉशरूम के अंदर द्रांश ने लव की कलाई को पकड़ा हुआ था। वह बेरहम लग रहा था। लव को दर्द हो रहा था, पर वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान को देखकर द्रांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गहरी आंखों से अपना सिर नीचे करके लव को देखा और उसके कान में धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर तुम मुझे छेड़ने की हिम्मत कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये इतना आसान नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तुम कोई मकसद लेकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। इतना कहते हुए उसने और जोर से लव की कलाई को मरोड़ दिया। लव की कोमल कलाई लाल पड़ गई। उसे द्रांश का एहसास अपनी गर्दन पर हो रहा था। दोनों एक दूसरे के इस वक्त बेहद करीब थे। लव दीवार और द्रांश के बीच फंसी थी। द्रांश ने उसे दबाया हुआ था। लव अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे करती है तो अनजाने में ही उसकी नाक द्रांश के चेहरे से छू गई। द्रांश और लव दोनों अपनी जगह पर जम गए, पर लव जल्दी ही अपने सेंसस में वापस आकर अदा के साथ बोली, अगर तुम जैसा हैंडसम लड़का मुझे मारता है तो इसमें मुझे क्या अफसोस होगा? और क्या है मेरा मकसद, तुम बताओ। लव अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। द्रांश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने मौजूद लड़की उससे क्यों नहीं डर रही है, वरना हर कोई उसके नाम से भी डरता था। द्रांश उसे डराने के लिए अपनी सीक्रेट खंजर को निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। लव जानबूझकर तेज आवाज में चीखते हुए बोली, आह, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह गलत है। बाहर मौजूद लोगों ने जब यह सुना तो सभी शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे। अथर्व धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेता है। वह खुद से बड़बड़ाया, नहीं, कुछ तो गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि द्रांश उस लड़की के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह किसी को नहीं छू सकता। लेकिन अथर्व को घबराहट हो रही थी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए घबराकर मन में बोला, नहीं, द्रांश कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर वह ठीक हो गया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। वह कभी ठीक नहीं हो सकता। पर उसका एक पैर फ्रैक्चर था। वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मीडिया वाले अब कान लगाकर सब सुन रहे थे। दूसरी तरफ द्रांश ने खंजर की नोक को लव की गर्दन पर रख दिया तो लव इस बार उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? यह सही नहीं है। हम वॉशरूम में हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। द्रांश को ज्यादा फ्लर्टिंग के बारे में नहीं पता था और न ही उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट था। वह गुस्से में बोला, शट अप, तुम मुझसे नहीं बच सकती। उसके यह शब्द काफी थे मीडिया वालों को भड़काने के लिए। एक मीडिया वाले ने कैमरे की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तो आप देख सकते हैं मिस्टर द्रांश रंधावा इस वक्त वॉशरूम में एक लड़की के साथ हैं और उन दोनों में काफी कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि द्रांश रंधावा के बारे में जो खबर थी कि उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह गलत थी। अंदर का माहौल काफी रंगीन लग रहा है। लव अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए सोचने लगी कि उसके सामने मौजूद आदमी कितना बेवकूफ़ है। उसे समझ भी नहीं आ रहा कि लव क्या करने की कोशिश कर रही है। द्रांश इरिटेट होकर अपने खंजर को वापस रख लेता है क्योंकि लव उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। द्रांश जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और गुस्से से कहता है, इन्हें बाहर निकालो। उसके इतना कहते ही कपिल जल्दी से घबराते हुए और भी ज्यादा गार्ड्स को बुलाता है। कुछ ही देर में सभी मीडिया वाले अस्पताल के बाहर थे। द्रांश ने ध्यान नहीं दिया कि इस बार सिर्फ उसके हाथों पर रैशेस पड़े थे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं हुआ था। द्रांश गुस्से और डोमिनेटिंग अंदाज में वॉशरूम से बाहर निकला। अथर्व उसे रोकना चाहता था पर द्रांश बहुत गुस्से में था, इसलिए वह चला गया। लव जानबूझकर अपने बालों को थोड़ा पीछे कर लेती है। लव की गर्दन पर बने निशान को देखकर अथर्व और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अथर्व गुस्से में बोला, यह निशान कैसे हुए? लव जो जा रही थी वह रुक गई और बिना पीछे मुड़े ही एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली,
यह मेरे और उस हैंडसम के बीच की बात है। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे द्रांश और उसके बीच काफ़ी कुछ हुआ हो, और वो वहाँ से चली जाती है। अथर्व इस बार गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मार कर बोला, यह सही नहीं है। मुझे कुछ भी करके द्रांश की एलर्जी को और बढ़ाना होगा। कहते ही वह प्लान बनाने लगा। लव जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने माथे को मसल कर बोली, यह फिर से शुरू हो गया। उसने देखा दिव्य वही बेंच के नीचे बैठा था और रो रहा था, क्योंकि उसे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। लव जल्दी से भीड़ से निकलते हुए दिव्य को गोद में उठा लेती है। दिव्य लव के गले में बाहें डालते हुए रोते हुए बोला, मम्मा, दिव्य को आपकी याद आ रही थी। अगर कोई दिव्य को उठा ले जाता तो आपका क्या होता? इसीलिए दिव्य बेंच के नीचे छिप गया। लव उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें बहाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब रो क्यों रहे हो? कितना रोते हो तुम? दिव्य की पूरी नाक लाल हो गई थी और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। दिव्य अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बोला, दिव्य खो गया था। दिव्य को आपकी याद आ रही थी। आप दिव्य को छोड़कर कहाँ चली गई थीं? इतना कहकर वह फिर से रोने लगा। लव अपने एक हाथ से अपने कान बंद करके बोली, बस करो। और यह तुमने रोना कहाँ से सीखा है? जब तुम स्कूल जाओगे तब क्या मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे? दिव्य रोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए लव उसे ज़्यादा नहीं डांट पाए। वह दिव्य के गालों पर किस कर लेती है। वहीं दिव्य दोबारा उससे चिपक जाता है। वही द्रांश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। एक अजीब सी फीलिंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लव भले 20 साल की थी पर लगती बहुत छोटी थी। वह बिल्कुल बाबी डॉल की तरह थी। द्रांश खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि उसका एक बेटा कैसे है। अचानक उसे उलझन होने लगी, तो वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने प्राइवेट विला में बैठा था। उसके सामने उसका प्राइवेट डॉक्टर था, जो हैरानी से बैठा था। उसका डॉक्टर काफ़ी यंग एज का था, पर काफ़ी कैपेबल था। ये द्रांश का दूसरा डॉक्टर था। डॉक्टर ऋषि ने कहा, मुझे हैरानी है कि इस बार तुम्हारी कंडीशन ज़्यादा नहीं बिगड़ी, वरना जब भी कोई गलती से तुम्हें टच कर लेता था तो तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी कि कभी कभी तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। पर इस बार तुमने खुद से किसी को छुआ और थोड़े बहुत रैशेस के साथ तुम्हें सिर्फ बेचैनी महसूस हुई। मुझे लगता है वह इंसान जादू है। पर द्रांश चुपचाप बैठा था। वह कुछ नहीं बोल रहा था। वह ना चाहते हुए भी लव के बारे में सोच रहा था। तभी डॉक्टर ऋषि ने इस बार सीरियस होकर पूछा, पर हुआ क्या था? मुझे सब ठीक से बताओ, तभी मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। द्रांश पहले चुप था, मगर फाइनली बोला, वो एक बेबी गर्ल है। एक बार उसने मुझे टच किया था, तब मुझे वॉमिटिंग हुई थी और मुझे चक्कर आए थे। पर इस बार मैंने खुद से उसे छुआ तो मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई और ना तो मुझे चक्कर आया। क्या मैं ठीक हो रहा हूँ? डॉक्टर ऋषि ने हंसते हुए कहा, नहीं, क्योंकि अपनी कंडीशन चेक कराने के लिए तुमने अभी मुझे टच किया था। भूल गए? कुछ ही सेकंड में तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी। वह तो अच्छा हुआ मेरे पास इंजेक्शन थे। मुझे लगता है कुछ तो है उस लड़की में। शायद तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, या उस पर भरोसा कर रहे हो। अगर तुम धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो तुम उसे छू सकते हो, जहां तक मेरा मानना है। पर इसके लिए तुम्हें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। हो सकता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। द्रांश यह सुनकर किसी गहरी सोच में चला गया। वह खुद के हाथ को देख रहा था, जिससे उसने लव की कलाई को पकड़ा था। अभी भी वह उस फीलिंग को भूल नहीं पाया था, भले ही उसने ग्लव्स पहना था। न चाहते हुए वो लव को फिर से टच करना चाहता था। वहीं डॉक्टर ऋषि के मन में अलग खिचड़ी पक रही थी। वह अपने मन में बेबी गर्ल शब्द दोहराते हुए कुछ गलत ही सोच रहे थे। माहेश्वरी खानदान के गॉड्स लव को ढूंढते ढूंढते अस्पताल तक आ गए थे। फाइनली उन्होंने लव को ढूंढ लिया था और उसे अपने साथ माहेश्वरी विला लेकर गए। माहेश्वरी विला बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक महल जैसा। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हाल में कई लोग बैठे हुए थे और टीवी पर द्रांश की न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड होने का दावा किया जा रहा था। सोफे पर एक दमदार पर्सनैलिटी का मालिक, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी, बिजनेस सूट में बैठे थे। पर वह अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए वह कम उम्र के लगते थे। उन्होंने चश्मा पहना था। वह न्यूज़ को देखकर गुस्से में बोले, भले ही रंधावा परिवार हमारा दोस्त है, पर मैं नहीं चाहता हमारे खानदान की बेटी उस घर की बहू बने। फिर उन्होंने बगल में बैठी औरत को देखा, जो रो रही थी। वो एक्सप्रेशन लेस भाव से बोले, रुद्राणी, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मिल चुकी है। मैं उसे ऐसे इंसान को नहीं सौंपूंगा जो किसी को भी एक पल में मार सकता है और जो लड़कियों के साथ ऐसे संबंध रखता है। रुद्राणी अपने आंसू पोंछ पर बोली, भाई साहब, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे।
माहेश्वरी विला और माहेश्वरी एंटरप्राइजेस के साथ साथ माहेश्वरी खानदान मिस्टर माहेश्वरी के कंट्रोल में थे। यह माहेश्वरी खानदान के बड़े बेटे थे, काफ़ी समझदार और सुलझे हुए, और उनके बगल में बैठी औरत रुद्रानी थी, मिस्टर माहेश्वरी के छोटे भाई की पत्नी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है। कार के रुकते ही रुद्रानी खुश होकर बोली, लगता है मेरी खोई हुई बेटी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। वह भागते हुए बाहर की तरफ गईं। वहीं लव कार से बाहर निकलते ही एक्सप्रेशनलेस थी। वह घूरकर माहेश्वरी विला को देख रही थी। अचानक वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने जेब में डाल लेती है। वह याद करती है पिछले जन्म में भी उसने यह घर बहुत अच्छे से देखा था, बस इस बार एंट्री थोड़ी अलग थी। तभी उसकी नज़र बाहर आ रही रुद्रानी पर पड़ी तो उसकी आंखों में नफरत उतर आई। दिव्य, जो कार में ही बैठा था, वो रोते हुए बोला, मम्मा आप मुझे कहाँ छोड़कर चली गई। वह रोते हुए ही कार से बाहर निकला और लव के पैरों को पकड़कर एक बंदर के बच्चे की तरह चिपक गया। पर लव की नज़र सिर्फ रुद्रानी पर थी। कॉन्टिन्यू। लव और रुद्रानी की मुलाकात कैसी रहेगी? क्या चल चलेगी रुद्रानी? क्या लव द्रांश को ठीक कर सकती है? क्या सच में द्रांश अट्रैक्ट हो रहा लव की तरफ? जानने के लिए बने रहे। नेक्स्ट जल्दी चैप्टर के लिए 30 कमेंट। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।